नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। क्लास हमने स्टार्ट कर दिया है। हाँ जी, तो जल्दी से आप जो है क्लास के साथ जुड़ जाइए। हाँ जी, शालू, हरिओम, शशि, आकांक्षा, आंचल, भविष्य, वीनू, लवली, तारा, कुंवर, सोलंकी, आकांक्षा। चलिए तो जल्दी से जो है, हाँ जी, जल्दी से जो है आप मुझे ये बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब बेहतर है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि हम क्लास को प्रॉपरली स्टार्ट कर सकें। जल्दी से आप हमें ये बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, आप सभी को गुड आफ्टरनून। प्रियंका, निधि, राधा रानी, हरिओम, बाकी विद्यार्थी भी, सबको मैं देख पा रहा हूँ, जो मतलब सुनाई दे पा रहा है ये मुझे बता दीजिए। बबीता जी, बाकी स्टूडेंट ये बता दीजिए मुझे कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है, सब क्लियर है। शालू जी कह रही है सेकंड लास्ट क्लास में आप मौर्य साम्राज्य का काल बताए थे, उसमें कंफ्यूजन है। अभी मैंने आपको बताया नहीं, मौर्य साम्राज्य का जो काल है वो मैंने आपको मोटा मोटा बताया था। ठीक है, अभी हम मौर्य साम्राज्य करेंगे ना तो मैं आपको एग्जैक्ट काल बता दूंगा। ठीक है, जो हमने सेकंड लास्ट क्लास में आपको जो मौर्य काल बताया था। आंचल कह रही है आपने सभा समिति के बारे में नहीं पढ़ाया है। सभा समिति आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ठीक है, हमने बहुत सारी चीजें अभी आपको नहीं बताई हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं बताई हैं। क्यों? क्योंकि कक्षा 6 की एनसीईआरटी में वो दिया नहीं है। तो भाई हम वही पढ़ रहे हैं जो क्लास 6 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है ना जी। तो आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में अगर सभा समिति के बारे में दिया होता तो सभा समिति के बारे में हम आपको बताते, लेकिन क्लास 6 की एनसीईआरटी में दिया नहीं है, इसलिए बताया नहीं। जब हायर क्लासेस की एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें दिया होगा तो उसके बारे में बताएंगे। ठीक है ना जी। ठीक है ना जी। हाँ जी, हाँ जी, क्लास 6 की एनसीईआरटी में नहीं दिया है। और मौर्य साम्राज्य वाला जो आपको टाइम पीरियड पे कंफ्यूजन था वो मैं आपको बता दूं, अभी उसके बारे में बात ही नहीं करी, वो तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया था। ठीक है ना, हमने आपको जो है केवल एक मोटा मोटा आइडिया बताया था। उसका जो पूरा एग्जैक्ट डिटेल है वो आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका टाइम पीरियड क्या है। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, आप याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा जो है जो डेट्स हैं उसको लेकर क्वेश्चन नहीं बनता है। तो अगर मान लीजिए कुछ जो है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ा दीजिए, बहुत सारा एक्स्ट्रा आपको पढ़ाया हमने। ठीक है, सुजाता कह रही है आपकी राइटिंग मुझे कहीं समझ में नहीं आती है, ज़्यादा रिकॉर्ड ही क्लास देखती हूँ। तो वो तो मैंने पहले आपको बताया, हम तो हर चीज़ 2 से 3 बार जो है, ठीक है, 2 से 3 बार जो है मैंने आपको हर चीज़ में रिपीट करता हूँ। वो तो मैंने पहले ही बताया था। तो अगर आप क्लास को फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप लाइव क्लास कर रहे हो, चाहे आप रिकॉर्डेड क्लास कर रहे हो, अगर आप क्लास को फॉलो कर रहे हैं तो आपको सब समझ में आएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जैसे जैसे क्लास चलती जा रही है वैसे वैसे आप लिखते जाइए, ठीक है, या समझते जाइए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अगर केवल आप जो है बाद में उस किसी चीज़ को स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। तो चीज़ पूरी क्लास देखिए, अच्छे से क्लास करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, समझ रहे हैं? ठीक है ना जी। अच्छा चलिए, अब जो है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले सैटरडे को हमने आपसे कहा था, पिछले शनिवार को हमने आपसे कहा था कि आप जो है अच्छे से एक बार सारा चीज़ रिवाइज कर लीजिएगा, और हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। तो उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो आपके पीटी रिलेटेड होंगे, और कुछ मेंस के क्वेश्चन भी मैं आपको दे दूंगा। तो कुछ एमसीक्यूज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कुछ एमसीक्यूज आएंगे, आप बताइएगा कि उनका आंसर क्या है, और उसको करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। ठीक है ना जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलते भी तो हैं लिखते समय, बिल्कुल सही बात है। क्लास का टाइम चेंज नहीं होगा, नहीं, अब तो क्लास का टाइम इसी टाइम रखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट तो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बार बार, हाँ, मेंस का क्वेश्चन भी दे देंगे, मेंस का क्वेश्चन भी दे देंगे। देखिए, तो चलिए, देखिए ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उत्कनित प्रमाणों के अनुसार, ठीक है, जो प्रमाणित हमें हमें जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, ये आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी, रिकॉर्डेड क्लास आप करते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जो हम बोल रहे हैं आप उसे फॉलो कीजिए, तो जो लिखा हुआ है वो भी आपको समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है ना, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा।
हाँ जी हाँ जी, बताइए। शालू करें डी, ठीक है। पूनम, कमलेश, निशा, मरियम, खुशी, भविष्य, डी। आसान क्वेश्चन है ना, ज्यादातर का जवाब बिल्कुल सही है, डी ही आंसर है। तो आप याद रखिएगा, पशुपालन का प्रारंभ जो है वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में हुआ था। और आपको याद होगा, इसमें दो साइट्स मैंने आपको बताई थी, उनको याद कर लीजिएगा। दो साइट्स हैं, एक है आपकी आदमगढ़, ठीक है, एक है आपकी आदमगढ़ जो आपकी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश में है। एक साइट आपकी आदमगढ़ है, वो मध्य प्रदेश में है। और दूसरी है बागौर। ठीक है, दूसरी कौन सी है? दूसरी है बागौर, जो आपकी राजस्थान में है। ठीक है, तो आदमगढ़ और बागौर, इन दो साइट से हमें जो है पशुपालन के साक्ष्य प्रारंभ होते हैं, मतलब प्राप्त होते हैं, जो मध्य पाषाण काल की विशेषता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर एकदम क्लियर है, आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है, गौरी, हरिओम, शशि, ठीक है, आदमगढ़ और बागौर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताइए, ये भी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी किस काल में? यह भी आपको यूपी पीसीएस में 2005 में पूछा गया है। नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल कि प्रोटो ऐतिहासिक काल? हाँ जी बताइए, इसका आप जवाब दे पाएंगे? इसका आप जवाब दे पाएंगे? अच्छा, सारी क्लास नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, ए ए, ठीक है, ओके, वीनू, सोनकर, अंजलि, कविता, प्रियंका, भविष्य, वाह बढ़िया। ठीक है, तो एकदम सही बात है, इसकी जो कृषि प्रारंभ हुई थी आपकी नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। ठीक है ना, और नवपाषाण काल में बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां से हमें इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो साइट है वो आपकी मेहरगढ़ में है। सबसे महत्वपूर्ण साइट कौन सी है? मेहरगढ़ में है, जो आज आपके पाकिस्तान के रीजन में है। और आप ये भी नोट कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपसे एक बार ये पूछा गया था कि अच्छा ये बताओ कौन सा ऐसा खाद्यान्न था जिसको सबसे पहले उगाया गया। ठीक है, तो जौ की खेती जो है सबसे पहले हुई थी। ठीक है, किसकी? बारले, जौ की खेती सर्वप्रथम। सबसे पहले किसकी खेती हुई थी? तो जौ की खेती सर्वप्रथम देखने को मिलती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, जौ की खेती, जौ मतलब होता है बारले। तो जौ की खेती सबसे पहले हुई थी, और सबसे पुराना गांव जो हमें देखने को मिलता है वो मेहरगढ़ वाला देखने को मिलता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। बिल्कुल सही बात है, हाँ जी हाँ जी, जौ की खेती सबसे पहले हुई थी। नोट्स नहीं बना रहे हैं अभी सर, अगस्त से बनाएंगे, अभी मेरा एग्जाम है 28 को। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, बना लीजिएगा, लेकिन आप बना जरूर लीजिएगा, ठीक है ना भाई, बना जरूर लीजिएगा। ये वाला बताइए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? हाँ जी बिल्कुल सही है, मरियम, बबीता, कविता, आकांक्षा, शालू, आतफा, हाँ जी, निशा, कमलेश, लवली, हरिओम, सोनकर, अंजलि। जी ये बताइए, उसका आंसर बताइए। आंचल कह रही बी, आंचल, आकांक्षा, शैलजा, पूनम, निधि, बबीता, कमलेश, लवली। ठीक है, ओहो बहुत सारा, बी सी बी सी। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिएगा, इसका सही जो जवाब है वो मेहरगढ़ है। ठीक है, सही जवाब कौन सा है? सही जवाब जो है इसका मेहरगढ़ है। ठीक है, अब कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि बी भी हो सकता है, लेकिन बुक्स के हिसाब से जो अभी एस्टेब्लिश फैक्ट है, ठीक है, लहुरा देव वगैरह में जो है अभी खदाई वगैरह चल रही है, उसमें कंक्लूसिव एविडेंसेस वगैरह इतना नहीं आया है, तो कई जगह आपको लहुरा देव भी मिलेगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका मेहरगढ़ है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? मेहरगढ़ है, सी इसका आंसर है। ठीक है, लहुरा देव से भी जो है हमें खेती के साक्ष्य मिले हैं, ये भी सही है, यूपी पीसीएस में कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबसे सही उत्तर जो है, हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आंचल जी, सर बी भी हो सकता है, लेकिन बी जो है वो लगभग मान के चलिए 9,000 साल उसका भी माना जाता है, बट जो सबसे ज्यादा जो पुराना और सबसे ज्यादा जो एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है ना, जो सबसे पुराना और सबसे स्थापित है वो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ जो है सबसे पुराना और स्थापित है, सबसे पुराना और स्थापित है, इसलिए इसका सबसे सही उत्तर जो है वो आपका सी होगा। ठीक है,
हालांकि यूपी पीसीएस में कई बार लहुरा देव पर भी बात हुई है, लेकिन लहुरा देव लगभग 8 साढ़े 8 हजार साल पुराना माना जाता है। ये लगभग जो है आप कह सकते हैं 7 हजार ईसा पूर्व, मतलब 9 हजार साल पुराना माना जाता है। तो लगभग दोनों समान है, बट इसका ज्यादा पुराना है लहुरा देव से। ठीक है, सी ही याद रखिएगा। ठीक है, सी है। मेहरगढ़ भी पता था, बिल्कुल सही है। ठीक है, लहुरा देव अभी चल रहा है, ठीक है, अभी उसका जो है कंफर्म अभी हुआ नहीं है। मेहरगढ़ ज्यादा पुराना स्थापित है। ये वाला बताइए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बिहार में पूछा गया है, 44वां बीपीएससी 2000 में पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में क्लास 6 में सी ही है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, बताइए। ये वाला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आंचल, पूनम, आकांक्षा, शैलिजा, आतपा, वीनू, प्रियंका, राधा रानी कह रही डी, खुशी, पूनम, कंचन। ठीक है, ज्यादातर विद्यार्थी कह रहे हैं सी है, तो ये एकदम सही है। चालकोलिथिक एज किसे कहा जाता है? ठीक है, आप याद रखिएगा, मैंने आपको बताया भी था, कई बार बता चुका हूँ। चालकोलिथिक एज को हिंदी में कहते हैं ताम्र पाषाण काल, यानी एक ऐसा काल, ठीक है, यानी एक ऐसा काल जिसमें मनुष्य क्या कर रहा है, जिसमें मनुष्य क्या कर रहा है, तो जिसमें मनुष्य धातु के रूप में सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल शुरू किया, और भारत में इसके जो साक्ष्य हैं वो कई स्थानों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, बहुत सारी इसमें संस्कृतियां हैं। अब वो आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, अदरवाइज बहुत सारी हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा, आहार गिलुंद, बालाथल, ठीक है, गणेश्वर जोधपुरा, इसके अलावा जो है नवदा टोली, इनाम गांव, ये सब क्या है, ये सब चालकोलिथिक साइट्स हैं। ठीक, आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा बताया नहीं, अदरवाइज उसके बारे में बहुत अच्छा जो है डिटेल देखने को मिलता है, और काफ़ी व्यापक रूप में जो है इसकी सभ्यता देखने को मिलती है हमें भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में। ठीक है ना जी? हाँ जी, हाँ जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ये वाला बताइए, ये यूपी पीसीएस मेंस 2005 में आया है, और कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि बृहत पाषाण स्मारक, ठीक है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? ये इसको इंग्लिश में कहते हैं मेगालिथ। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मेगालिथ। ठीक है, ये बता सकते हैं भाई, क्लास कब स्टार्ट हुआ? भाई 4 बजे स्टार्ट हुआ। बृहद पाषाण स्मारकों का जो आपका पहचान है वो किस रूप में किया गया है, ये बता सकते हैं आराम से। ठीक है, आतिफा, वीनू, शैलजा, ठीक है, आंचल, निधि, रितिका, निशा, सुजाता, भविष्य। एनसीईआरटी अगर कर लें, एनसीईआरटी अगर क्लास 6 से 12 का कर लें तो फिर 50% से सिलेबस कवर हो जाएगा। हाँ जी, उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है ना, एनसीईआरटी में काफ़ी डीप दिया हुआ है, तो अगर आप एनसीईआरटी कवर कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छे से चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्योंकि उसका कवरेज बहुत है। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी करिए, बहुत फायदा होगा आपको, बहुत फायदा होगा। तो मेगालिथ की पहचान किस रूप में की गई है? आसान क्वेश्चन है यहाँ पे जो है। अच्छा, किसी ने सी भी बोल रखा है भाई, बी क्वेश्चन है। तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में उनकी पहचान की जाती थी। आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। 1000 ईसा पूर्व लौह काल की शुरुआत मानी जाती है, और दक्षिण भारत में उसकी पहचान किस रूप में की जाती है? तो दक्षिण भारत में उसकी पहचान मेगालिथ यानी महापाषाण के रूप में की जाती है। महापाषाण में क्या था कि लोग अपने मृतकों को दफनाने के बाद उनके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर वगैरह रख दिया करते थे। ये जमीन के ऊपर भी देखने को मिले हैं, जमीन के नीचे भी देखने को मिले हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि वो पहचान करने के लिए सब किया करते थे। ठीक है, तो मृतक को दफनाने के लिए इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है, और इसको दक्षिण भारत में महापाषाण कालीन संस्कृति कहते हैं। हालांकि दक्षिण भारत के अलावा भी दूसरे स्थानों पे प्राप्त हुई है, जैसे कि कश्मीर में प्राप्त हुई है, आपका जो है झारखंड वगैरह के एरिया में प्राप्त हुई है, नॉर्थ ईस्ट में प्राप्त हुई है, महाराष्ट्र में प्राप्त हुई है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में इसके जो उदाहरण है देखने को मिलेगा। अभी मंदिर कहाँ से आ गया? हाँ, मंदिर तो नहीं है भाई, बिल्कुल सही बात है। ये वाला बताइए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ जी, बताइए। मृतक के बाद जड़ा। हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे पीसीएस और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप पीवाईक्यू देख सकते हैं, बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह, ठीक है, टेस्ट सीरीज वगैरह जो है आप कर सकते हैं। टेस्टों के माध्यम से आप प्रयास करिए, पहले आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर होगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना। तो पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी देख लेंगे। अच्छा, तो ज़्यादातर स्टूडेंट कह रहे हैं इसका जवाब है ए। मेंस में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आते हैं? नहीं नहीं, मेंस में नहीं आते। पहले यूपी पीसीएस मेंस में आया करते थे, ठीक है। पहले यूपी पीसीएस मेंस में ऑब्जेक्टिव आया करता था जीएस, बट अब वो बंद हो गया है, ठीक है। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? एकदम बढ़िया से आपने जवाब बताया, गुफाओं के शैल चित्र जो है हमें इससे प्राप्त होता है। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका जो है आपका एमपी में है। और वी एस वाकनकर करके एक व्यक्ति हुआ करते थे, उन्होंने जो है इसकी खोज की थी, ठीक है। और आप याद रखिएगा, यह जो है एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। ये क्या है? एक विश्व विरासत स्थल है, यूनेस्को वाला, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल। इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो है एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ए इसका जवाब है। ये वाला बताइए, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। बताइए, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी, चिरांद, बुर्जहोम की मस्की। ब्रह्मगिरी, चिरांद, बुर्जहोम की मस्की। झारखंड मेन में आते हैं, हाँ तो झारखंड में आते होंगे, ठीक है। एमपी से यहाँ, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। शशांक कह रहे हैं मेरा चैट नहीं जा रहा है। कहाँ नहीं जा रहा है? वीनू, आंचल, आकांक्षा, कविता, प्रियंका, हुसना, लवली, मरियम, बबीता, शुभम, निधि, दीक्षा, राधा रानी, सुजाता कुमार, निशा, कमलेश, बबीता, सब कह रहे हैं बी। एकदम बिल्कुल बढ़िया जवाब दिया आपने, बी ही इसका आंसर है, ठीक है। बुर्ज होम कहाँ पे है? तो बुर्ज होम जो है आपका कश्मीर में है, ठीक है। बुर्ज होम कहाँ पे है? कश्मीर में है। और आप याद रखिएगा, ये एक नवपाषाण स्थल है। क्या है? एक नवपाषाण स्थल है। और यहाँ से हमें आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य है, और साथ ही साथ उसे कहते हैं गर्त आवास, ठीक है ना, पिट ड्वेलिंग, गर्त आवास के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, उसका आप जवाब बताइएगा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, ऐसा कौन सा हड़प्पा साइट है, ठीक है ना, क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा। ऐसा कौन सा हड़प्पा स्थल है जहां पे हमें आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है? बताओ भाई। इसमें अभी तक एक भी यूपीएससी एमसीक्यू नहीं आया, यूपीएससी में पूछा ही नहीं है भाई। जो पूछा है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यूपीएससी में पूछा होगा तो बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, अब तक नहीं आया है। पाषाण काल में एक क्वेश्चन आया मुश्किल से, वो भी अभी कराएंगे। राजा बाबूजी, एमसीक्यू यूपीएससी में पाषाण काल से आया ही नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था 2021 में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा नहीं आया। 1995 से लेकर 1995 से लेकर 2021 तक आपको जो है क्वेश्चन पाषाण काल से दो ही आए हैं। एक डेनिस ओवन पे आया था, बट वो मैंने आपको कराया नहीं, वो आपको मालूम ही होगा। एक और क्वेश्चन आया 2021 वाला, ठीक है। बस दो ही क्वेश्चन आया है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ, क्वेश्चन जो हम पूछ रहे थे उसका जवाब बताइए। हमने आपसे कहा कि भाई ये बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहां पे आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलते हैं? हाँ जी, बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। राधा रानी कह रही इनाम गांव। इनाम गांव सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल ही नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है ना। बुर्ज होम है, ठीक है। जम्मू कश्मीर बुर्ज होम, वो तो नवपाषाण काल है ना भाई। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल आप मुझे बताइए, जहां से हमें, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल ऐसा कौन सा है जहां से हमें आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है? इनाम गांव। सब इनाम गांव पे क्यों अटके पड़े हैं भाई? इनाम गांव जो है, बीरू रावत कह रहे हैं कि मैं, आप मेरा नाम नहीं लेते हो। अरे तो ले लेते हैं भाई, बुरा मत मानिए आप, ठीक है। आप ही का नाम लेंगे, बोलिए। आकांक्षा, सविता, बबीता, मेहरगढ़ ना, मेहरगढ़ तो नवपाषाण शायद थे ना, सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल बताइए। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऐसा कौन सा स्थल है जहां से आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है? बताइए भाई, ठीक है। वाह, क्या बात है। दीक्षा कौशल, ठीक है, दीक्षा कौशल का जवाब एकदम सही है, ठीक है। रोपड़, याद रखिएगा, रोपड़ है, ठीक है। बागौर, बागौर है ही नहीं सिंधु घाटी सभ्यता की साइट, ठीक है। कमलेश कह रहे हैं भूल गए, ये भी बढ़िया जवाब है ठीक है। दीक्षा का जवाब एकदम सही है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, उसका नाम है रोपड़। रोपड़ जो है पंजाब की साइट है, और यह पहला ऐसा हड़प्पा स्थल था जिसकी खुदाई भारत की स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई।
और यहाँ पे हमें आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। राजा बाबू कह रहे हैं कि मैं पीवाईक्यू देखता हूँ तो यूपीएससी का भाषा थोड़ा कठिन लगता है। हाँ, थोड़ा भाषा तो है भाई, थोड़ा भाषा सुधारनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो भाषा में थोड़ा सा कह सकते हैं ना, परिष्करण लेके आइए, ठीक है। और थोड़ा अंग्रेजी का भी देख लिया करिए, कई बार अंग्रेजी का जो है क्वेश्चन आसान दिखता है, ठीक है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं, भाषा बढ़िया कीजिए। और दूसरा क्या है, थोड़ा अंग्रेजी का क्वेश्चन भी देख लिया करिए, कई बार अंग्रेजी का क्वेश्चन जो है आसान होता है पढ़ने में इन कंपैरिजन टू इंग्लिश का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप क्या कहिए कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा अंग्रेजी का क्वेश्चन देख लीजिए, कई बार अंग्रेजी का क्वेश्चन जो है। आंचल कह रही है आपने तो बुर्ज होम भी लिख रखा है सर। अरे भाई बताया तो, बुर्ज होम नवपाषाण साइट है, बुर्ज होम नवपाषाण साइट है, वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल थोड़ी है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल थोड़ी है, समझ रहे हैं। तो कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। ये तो पता नहीं था तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिए, ठीक है ना जी। समझ नहीं भाई आंचल जी, मेंस का हाँ मेंस में दोनों लैंग्वेज होता है, पीटी मेंस दोनों में होता है, समझ रहे हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका, बी हो गया। और अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, तो रोपड़ से हमें इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। रोपड़ आपका कहाँ पे है, रोपड़ आपका पंजाब में है, ठीक है, समझ रहे हैं। इंग्लिश के लिए क्या करें, इंग्लिश के लिए क्या करें, पढ़ाई लिखाई शुरू कर दें, ठीक है। अंग्रेजी के लिए जो है अंग्रेजी की पढ़ाई लिखाई शुरू कर दें, हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो अच्छा, ये वाला बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस 2022 में आया था। इंग्लिश तो और समझ में नहीं आती है, अरे ये तो भाई बहुत जीवन में दुख पैदा हो जाएगा फिर तो। थोड़ा बहुत आदत डालिए भाई, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा, फिर सी सेट में समस्या हो जाएगी फिर आपको, अगर अंग्रेजी अच्छी नहीं होगी तो सी सेट में दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, पंजाब में है, इंडस वैली सिविलाइजेशन रोपड़, हाँ नियोलिथिक में बुर्ज होम, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, इसका जवाब बताइए, ठीक है। कोई चीटिंग तो नहीं किया, हो सकता है किया हो भाई, हु नोज। इसका बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप देख पा रहे हैं भाई, ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस में क्वेश्चन आया है। रितिका कह रही है बी इसका आंसर है, रितिका का जवाब है बी। रितिका, पूजा, शुभम, निशा, कमलेश, भविष्य, बीनू, ठीक है। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन का ना मैं आपको ट्रिक एक बताता हूँ, अगर इसमें लग जाएगी तो चेक करते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि भाई जो सबसे आसान हो ना उसको सबसे पहले पिक कर लेना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जो सबसे आसान हो उसे सबसे पहले उठा लो। तो सबसे आसान कौन सा है, सबसे आसान अभी हमने ये पढ़ रखा है कि नवपाषाण काल जो है वो आपका बुर्जहोम है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, हमें ये मालूम है। तो हमने क्या किया, सी का दूसरा देखा कहाँ पे है, सी का दूसरा लो, एक ही से आंसर आ गया। तो कितना आसान क्वेश्चन है देखिए, मैंने चारों पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना। इसको करने का तरीका क्या है, मैंने चारों पढ़ा ही नहीं, जो सबसे आसान था या जो मुझे आता था, जिसमें मैं 100% कन्फर्म था, ठीक है ना, 100% कन्फर्म था, उसको जो है मैंने करा। जो हमने पढ़ा है तो आसान है, जो हमने नहीं पढ़ा वो कठिन है। वाह क्या बात है, ये तो दार्शनिक बात हो गई, ठीक है। तो नव पाषाण काल बुर्जहोम ये हमने उठा लिया, यहीं से हमारा आंसर आ गया। बाकी आप लगा सकते हैं, पूरा पाषाण काल में सोहन या सोन नदी घाटी, मध्य पाषाण काल में आपकी भीमबेटका, ठीक है, ताम्र पाषाण काल में आपकी बनास घाटी, समझ रहे हैं। तो ये करके आपका आंसर आ गया। हाँ जी, ऐसे ही करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं आप, एलिमिनेशन लगा के कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, आपने भी ऐसे ही करा, बहुत अच्छा किया, हमने भी चार पढ़ा, बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना, ये करने का आपका तरीका है कि आप क्या कीजिए कि जो आपको 100% आता हो, जिसमें 100% आप श्योर हो, उसको पहले पकड़िए, जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए भाई, वो वैसे भी नहीं होगा, तो उससे आपका आंसर निकल आएगा। तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया इसका बी, ठीक है भाई। ये वाला क्वेश्चन बताइए, ये यूपी पीसीएस का 2023 का क्वेश्चन है, मध्य पाषाण पाल करके किया है, ये भी सही किया भाई। हाँ जी, आकांक्षा, बबीता और भविष्य, कमलेश जी, इसका बताइए, इसका जवाब क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये बताइए। ये यूपी पीसीएस में 2023 में आया क्वेश्चन, ये हालांकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। कह रहा है निवासा, इसामपुर, डिडवाना और गुडियम केव ये कहाँ पे है, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका।
ये आपका यूपी पीसीएस प्री 2023 में आया है। ठीक है, आंचल कह रही है सी इसका जवाब है, सी। शालू, दीक्षा, शुभम, कमलेश, ठीक है, शैलजा, आकांक्षा, ईशा, वीरू, शैलजा। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं भाई। तो देखिए, इसमें जो है हमने जो आपको पढ़ा रखा है वो दो, अब पढ़ा रखा है दो जो है, थोड़ा सा आप कर सकते हैं। ठीक, हाँ जी, एकदम सही बात है। डिडवाना जो है आपका राजस्थान में है, तो डिडवाना हो गया आपका राजस्थान, सी का पहला हो गया। सी का पहला इसमें दिया हुआ है, सी का पहला इसमें दिया हुआ है। ठीक है, नेवासा जो है आपका, नेवासा इंडस्ट्री है ना, एच डी साकलिया ने इसकी खोज की थी। तो ये आपका जो है पाषाण काल से संबंधित एक साइट है, और ये आपका जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ए का तीसरा, सी का पहला, ए का तीसरा, ले देखो यहाँ पे आया है, यहाँ पे ए का चौथा दिया है, तो आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, आंसर क्या हो गया, सी हो गया। राज बाबू कह रहे हैं इंग्लिश कहाँ से अच्छी करूं। बहुत सारे तरीके हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर में जो है आप ऐसा कर सकते हैं कि अंग्रेजी का जो न्यूज़पेपर है उसका हिंदी वाला भी देख सकते हैं, उससे थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग हो सकती है। बहुत और भी बहुत सारे तरीके हैं। नेवासा और डिडवाना, ठीक है, डियोलिंगो से इंग्लिश इंप्रूवमेंट करो, वाह बढ़िया, डियोलिंगो से भी कर सकते हैं भाई। ठीक, इसके अलावा इसामपुर तो आपको मालूम होना चाहिए, ये कर्नाटका में है, और गुडियम केव तमिलनाडु में। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर है सी। ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी। ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है ना जी। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ये वाला बताइए, देखिए आप कह रहे थे ना यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आया, तो देखिए यूपीएससी में जो है, ठीक, यूपीएससी में जो है आप इंग्लिश ही नहीं आता तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। ओहो, ये भी बहुत दुख है। ठीक है, तो आप ऐसा कोई वीडियो देख सकते हैं जिसमें जो है अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ाया गया हो, ऐसा कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो उसके हिसाब से थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, वरना ऐसा कर सकते हैं कि भाई एनसीईआरटी पढ़िए। सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी पढ़िए। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है वो हिंदी में भी इंग्लिश में भी है, तो एनसीईआरटी हिंदी वाली पढ़ लीजिए, फिर उसी चैप्टर को अंग्रेजी में पढ़िए, तो बहुत सारे शब्द आपको समझ में आएंगे। एक तरीका ये हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना भाई। इसका जवाब बताइए। ये देखिए आईएएस में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, आईएएस में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आप कह रहे थे ना यूपीएससी में तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, यही क्वेश्चन आया है। ठीक, एक बार एक क्वेश्चन डेनिस ओवन पे आया था, वो आपका जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया, करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया, और ये क्वेश्चन एक आया है। ठीक है, इसमें भी जो है ये 100% पाषाण काल का क्वेश्चन नहीं है, यह जो है कुछ पाषाण काल का है, कुछ आर्ट एंड कल्चर का है। डी, डी, विद्यार्थी कह रहे हैं डी डी डी। ठीक है, डी। अच्छा देखो मैं बता देता हूँ, सबसे पहला चीज तो भाई कह रहा है बुर्ज होम जो है वो शैलकृत देव मंदिर। बुर्ज होम तो नौ पाषाण कालीन स्थल है ना भाई, बुर्ज होम क्या है, ये नौ पाषाण स्थल है। बुर्ज होम है नौ पाषाण स्थल, यानी पहला काट दीजिए, पहला काट दूं तो ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, अब सी और डी में से कोई एक बता। ठीक है, इंग्लिश वालों के यहाँ एक पत्रिका आती है वो पढ़ो सब ठीक हो जाएगा। भाई अब पत्रिका वत्रिका का टाइम भी तो होना चाहिए ना पढ़ने का, ऐसा चीज पढ़ना चाहिए ना जो एग्जाम से रिलेटेड हो। आपको अंग्रेज थोड़ी बनना है, आपको यूपीएससी का भी तो तैयारी करना है ना भाई, ये भी तो समझिए। ठीक है, तो देखिए ये पहला नहीं है। अब देखिए चंद्रकेतुगढ़, चंद्रकेतुगढ़ जो है वो आपका बंगाल में है। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पे है, बंगाल में है। और यहाँ पे हमें टेराकोटा कला के उदाहरण देखने को मिलते हैं। टेराकोटा कला का मतलब क्या हुआ, ठीक है, टेराकोटा कला का मतलब क्या हुआ कि पकी मिट्टी, क्या मिट्टी को पका के बहुत सारी मूर्तियां वगैरह यहाँ पे बनाई गई। ठीक है, पकी मिट्टी की बहुत सारी मूर्तियां वगैरह यहाँ पे बनाई गई, तो ये आपका एकदम सही है। गणेश्वर, ठीक है, गणेश्वर जो है एक ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, गणेश्वर जो है वह एक ताम्र पाषाण स्थल है, ताम्र
पाषाण स्थल है जहाँ पे हमें बहुत सारी ताम्र कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, यह आपका राजस्थान में है। यह कहाँ है? आपका राजस्थान में है। और ये एक पूर्व हड़प्पा, ठीक है, इसको पूर्व हड़प्पा स्थल भी कहा जाता है। यहाँ पे पूर्व हड़प्पा से भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हालांकि बाद में शहर नहीं बन पाया, बट कहा जाता है कि गणेश्वर साइड से, गणेश्वर हो गया, आहाड़ हो गया, इन साइड से क्या होता था कि तांबे की कलाकृतियां वगैरह हड़प्पा सभ्यता को निर्यात की जाती थी और तांबे का भी व्यापार होता था। ठीक है, तो ये भी आपका सही है, दूसरा और तीसरा। तो इसका आंसर हो गया आपका डी। डी जो है इसका आंसर है। ठीक है ना जी? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, डी इसका सही उत्तर है। तो आप देख सकते हैं 1995 से लेकर अब तक, 1995 से लेकर 2025 हो गया ना, 2025, तो 95 से लेकर कितना, लगभग 30 ईयर्स हो गया। 30 ईयर में पाषाण काल में यूपीएससी में तो एक ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, यही क्वेश्चन आया है। ठीक है, वो भी 100% पाषाण काल का नहीं है। ठीक है ना जी? ठीक है भाई, हो गया ना, समझ में आ गया? तो ये आपके जो है, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, एक मेंस का क्वेश्चन भी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, शालू कह रही हैं आप अपनी क्लास की थोड़ी वॉइस ज़्यादा रखिए कीजिए, थोड़ा कम सुनाई देता है। भाई आप हेडफोन लगा के सुना करिए, ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो बाकी स्टूडेंट को तो सही सुनाई दे रहा है। आप जो है हेडफोन लगा के भी सुन सकते हैं। हेडफोन में आवाज़ सुनाई देगी सही से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये हो गया। अब देखिए, अब एक एक दो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको जो है आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एक दो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, लेट हो गए आप, कोई बात नहीं। अब देखिए, मेंस का क्वेश्चन जो है वो आपको मैं लिखने दे रहा हूँ, आप उसको सोचिएगा, पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर उसे लिखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद होगा तो हम आपके पास डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन डेली 20 कराइए पर मंडे को। ठीक है, ठीक है, मंडे से 20 करा लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पहले पढ़ लें, क्योंकि ये भी है ना, फिर क्लास हमारा छूट जाएगा। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंडे को 20 क्वेश्चन ले आएंगे, कोई समस्या नहीं है। तो देखिए, मुख्य परीक्षा का प्रश्न जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन दे दूंगा, आप उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा और बताइएगा कि आपका अनुभव कैसा रहा, आप उसे लिख भी पा रहे हैं कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका पाषाण काल से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका पाषाण काल से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, पाषाण काल को, या ऐसे ऐसे लिखें, इसको ऐसे लिखिएगा, नवपाषाण, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल को, नवपाषाण काल को नवपाषाण कालिक, नवपाषाण कालिक, नवपाषाण कालिक क्रांति क्यों कहा जाता है? नवपाषाण काल को नवपाषाण कालिक क्रांति क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? आलोचनात्मक व्याख्या करें। ये ऐसे कर देता हूं, आलोचनात्मक विश्लेषण करें। ठीक है, आलोचनात्मक विश्लेषण करें। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको लिखना है 250 शब्द में। यू हैव टू राइट इट इन 250 वर्ड्स। ठीक है ना, 250 वर्ड्स में आपको इसे लिखना है। क्वेश्चन टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, तो आप जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हमने कर रखा है ऑप्शनल हिस्ट्री हमारा, अरे वाह बढ़िया, आपने कर रखा है तो आप अच्छे से आंसर इसका दे पाएंगे। तो बताइए भाई, इसको लिखिएगा। ठीक है, ये आपका जो है ऑप्शनल हिस्ट्री में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, गॉर्डन चाइल्ड जो थे उन्होंने इस स्टेटमेंट को कहा था। ठीक है, तो कह रहा है कि नवपाषाण काल को नवपाषाण कालिक क्रांति क्यों कहा जाता है, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अभी जो, अब आप ऐसे आंसर राइटिंग वगैरह का तो आपका, हाँ, हिस्ट्री जीएस में भी कराएगा, बढ़िया है। आलोचनात्मक और विवरण में क्या फर्क है बताइए? आंसर राइटिंग क्लास तो नहीं कर रहे क्या आप? आंसर राइटिंग में जो है आपको बताया गया होगा। तो देखिए, आलोचनात्मक विश्लेषण में क्या होगा,
आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी सीमाएं भी बताना होगा, सीमाएं भी बताना होगा। आलोचनात्मक विश्लेषण का मतलब क्या हो गया, आपको इसको सीमाएं भी बताना होगा कि आखिर ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों क्यों नहीं कहा जाए, मतलब नवपाषाण कालिक क्रांति क्यों कहते हैं, उसके तर्क देने हैं, ठीक है ना। नवपाषाण कालिक क्रांति क्यों कहते हैं, इसके तर्क देने हैं। फिर उसके बाद कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये नवपाषाण कालिक क्रांति नहीं थी, ठीक है ना, तो वो क्या तर्क है, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या क्या लिखना होगा, ठीक है। मेंस में तो एंशियंट हिस्ट्री तो नहीं है, आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। मुख्य परीक्षा में एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आना शुरू हो गया है, तो आ सकता है क्वेश्चन, आप मना नहीं कर सकते यूपीएससी को, कह रहे क्यों पूछ लिया भाई तुमने। उसने 2024 में, 2023 में, इससे पहले भी एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। 2 बार वैदिक काल पे क्वेश्चन आया था, एक बार जो है संतलत सल्तनत काल पे क्वेश्चन आया था, एक बार संगम काल पे क्वेश्चन आया था। तो ये सब आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक थोड़ी हैं, ये सब एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक है, सब पे क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आगे चलकर जो है वो आपसे एंशियंट हिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछ लेगा, आप उसको मना नहीं कर पाइएगा कि अरे कैसे पूछ लिया, मैं तो जा रही हूँ एग्जाम नहीं दूंगी, पेपर फाड़ के चले आए, ठीक, समझ रहे हैं। तो आलोचनात्मक विश्लेषण में क्या होगा, आपको इसकी सीमाएं भी बतानी होंगी, यानी यह भी बताना होगा कि आखिर क्यों क्यों कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि यह एक नवपाषाण कालिक जो है क्रांति नहीं थी, ठीक है भाई, समझ रहे हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, इसको आप करने की कोशिश कीजिएगा, बाद में फिर बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है या किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन है तो मुझे आप बताइएगा कि भाई जो है इसका आपको करना है कि नहीं करना है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, वो भी आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता में पूछा गया था, ठीक है। तो उस पे उसको भी मैं आपको देता हूँ, उसको भी आप लिखिएगा, ठीक है, उसको भी आप जो है लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। एक बात है गुरुजी, हम लोगों का ऑप्शनल है तो क्या हमें अलग से भी एंशियंट पढ़ना पड़ेगा? नहीं भाई, जिसका ऑप्शनल है तो फिर जो है क्या दिक्कत है, फिर तो उसको सब कुछ आता है, ठीक है। तो ये जो है मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता में पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में पूछा गया था ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसको मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेंस का क्वेश्चन है, ये आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये आपको प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है, पिछले सालों में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो है मैं आपको देता हूं, ये भी आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कह रहा है कि सिंधु घाटी, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी नगरीय योजना, सिंधु घाटी नगरीय योजना, नगरीय योजना, सिंधु घाटी नगरीय योजना व संस्कृति ने, सिंधु घाटी नगरीय योजना व संस्कृति ने, ठीक है, किस सीमा तक, किस सीमा तक, किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को, किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को, वर्तमान युगीन नगरीकरण को, ठीक है, वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश, ठीक है, निवेश यानी इनपुट, निवेश यानी इनपुट प्रदान किए हैं, ठीक है, निवेश यानी इनपुट प्रदान किए हैं, ठीक है। ये भी आप 250 शब्द में लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये जो है आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, इट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये पहले जो है पूछा गया है, मेरे ख्याल से शायद 2013 या 14 में आया था, ये शायद 2014 में आया था। खैर जब भी आया हो, 13 में 14 में जब भी आए हो, ये वाला क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है। PSLI लेंगे, कमलेश कह रहे हैं कि ऑप्शनल है PSIR लेंगे, सही होगा ना सर बताएं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, PSIR भी सही है, ठीक है, ज्योग्राफी भी सही है, हिस्ट्री भी सही है, सारे सब्जेक्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका 2014 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया था। आलोचनात्मक में दूसरा नहीं बताएंगे क्या, ये कैसे आंसर लिखूंगा है, मैंने आपको बताया ना, इसमें जो है आप बताइएगा कि
एक तर्क इसमें दीजिएगा, इसमें एक तर्क ये जाएगा कि नवपाषाण कालिक क्रांति क्यों कहते हैं। तो भाई मिट्टी के बर्तन यूज करने लगे थे, गांव में रहने लगे थे, ठीक है। इसके अलावा जो है पशुपालन शुरू हो गया था, पहले से ही चल रहा था, ठीक है। इसके अलावा जो है मर्दभांड बनाने लगे थे, यही सब तो था, नई नई चीजें चल रही हैं। अब कई सारे इतिहासकार बोलेंगे नहीं था, तो नहीं था क्यों नहीं कहेंगे, तो कहेंगे तुरंत नहीं हुआ, बहुत लंबे समय में हुआ था। तो इस तरीके के कुछ जो है इसमें आपको तर्क देने हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं भाई? हाँ जी, ये वाला कर पाएंगे भाई? ठीक है, दूसरा तर्क आप बताएंगे ना, मैं आपको बता देता हूँ। कई सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि ये क्रांति नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये बहुत लंबे समय में हुआ, ये तुरंत नहीं हुआ। भाई क्रांति का मतलब तो तुरंत परिवर्तन होता है ना, तो तुरंत तो नहीं हुआ। तो कई लोग ये कहते हैं कि नहीं हुआ, तुरंत नहीं हुआ, इस तरीके से उन्होंने तर्क दिया है, ठीक है। ये वाला बताइए, ये वाला कर लेंगे क्वेश्चन भाई। सिंधु घाटी नगरीय योजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश दिए हैं? यानी कहने की बात ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आज सिंधु घाटी सभ्यता में, सॉरी, आज के समय में हमें सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना और संस्कृति के कौन कौन से तत्व देखने को मिलते हैं। तो हमें नगर नियोजन देखने को मिलता है, ग्रिड आकार पैटर्न देखने को मिलता है, हमें जो है, जो कहते हैं ना, वो जो आपका सीवेज सिस्टम है वो देखने को मिलता है, ठीक है। जल संचयन प्रणाली के उदाहरण देखने को मिलते हैं। हमें जो है संस्कृति में आप देखिएगा तो धर्म की बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, बाप बाट और मापतौल देखने को मिलता है, व्यापार के साइन देखने को मिलते हैं, खेल खिलौने देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण हमें आज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है। मरियम कह रही हैं इतिहासकार का नाम भी बताइए। इतिहासकार का नाम बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतिहासकार आपको मालूम है तब भी बताइए, नहीं मालूम है तब भी बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इतिहासकार का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? हाँ जी, इतिहासकार जरूरी नहीं है, इतिहासकार इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। समझ रहे हैं? तो इसको आप करिएगा, ठीक है। इसको आप कोशिश करिएगा करने की एक बार जो है, ठीक है। खुशी कह रही नाम बताइए सर आलोचनात्मक इतिहासकार के। मैंने आपको बताया ना, इतिहासकार के नाम की जरूरत नहीं है भाई, आपको गॉर्डन चाइल्ड का भी नाम जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी भी इतिहासकार का नाम जानने की जरूरत नहीं है, इसमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो उसको छोड़ दीजिए। हाँ, उसमें क्या है, उस इसमें यही लिखना है कि भाई एक दूसरा तर्क ये है, इतिहासकारों का भी मत लिखिए, ये लिखिए केवल एक दूसरा पक्ष ये भी है कि कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि वो आलोचनात्मक क्रांति नहीं थी, ठीक है। इतिहासकारों का नाम नहीं जरूरत है, ठीक है ना, समझ रहे हैं? तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना भाई? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो आप बता सकते हैं ना। और इसमें जो देखिए मेन टर्म जो है वो याद रखिएगा, कई सारे स्टूडेंट इसको भूल जाएंगे, ठीक। ये वाला किस सीमा तक, किस सीमा तक का क्या मतलब हुआ कि आपको 100% विशेषताएं देखने को नहीं मिलती, कुछ ही विशेषताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। ठीक है ना भाई? हाँ जी। राजा बाबू कह रहे हैं मेरे को आंसर नहीं लिख पाता हूँ, बड़ा डीमोटिवेटेड हो जाता हूँ। तो आपने तो आंसर राइटिंग वगैरह क्लास कर रहे होंगे ना सर की, तो उसमें से आप कर लीजिएगा। मुझे तो लगा, मैं तो उम्मीद करता हूँ आप ही कर ही रहोगे, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, सही है। चलिए अब जो है, हाँ जी, हाँ जी, ये हो गया। चलिए अब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अब जो है अगला चैप्टर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, और वो है आपका, ठीक है, वो है आपका चैप्टर जिसका नाम है, हाँ जी, हाँ जी, देखिए आपको याद होगा कि हमने जो है, आपको याद होगा हमने जो है अब तक कौन कौन से चैप्टर डिस्कस किए हैं। तो अगर हम ऐतिहासिक विकास के आधार पर देखें, अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बेस पर देखें, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बेस पर अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो हमने पाषाण काल डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जो है सिंधु घाटी सभ्यता कर लिया, वैदिक काल किया, ठीक। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल भी हमने किया, फिर छठी शताब्दी ईसा पूर्व किया, और छठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो आपके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे वो भी हमने किए, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अगला चैप्टर जो है आपका अशोक के बारे में या मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो अगला चैप्टर क्या है? अगला चैप्टर है आपका अध्याय 8, ठीक है। अगला चैप्टर है आपका अध्याय 8 और जिसका नाम है अशोक,
ठीक है, अगला चैप्टर है आपका अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक एक अनोखा सम्राट, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ये वाला चैप्टर जो है अब हम आपके साथ करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? ये वाला जो चैप्टर है किससे रिलेटेड है? तो ये वाला चैप्टर आपका संबंधित है मौर्य काल से। किससे संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, 15 दिन से तैयारी कर रहा हूं तो कहाँ से आंसर राइटिंग होने लगी? हाँ तो भाई सही बात है, टाइम लगेगा, बिल्कुल सही बात है। शुभम कह रहे हैं क्वेश्चन था लेकिन अभी भूल गए हैं। कोई बात नहीं, याद है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, हर चीज में टाइम लगता है, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए इसमें हम करेंगे क्या क्या। सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कालक्रम। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कालक्रम। तो हम इसमें सबसे पहले कालक्रम को समझेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड मैं हर बार हर चैप्टर के पहले बताता हूं ताकि चीजें आपसे पिछले चैप्टर से जुड़ जाएं। ठीक है, कालक्रम समझना। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की पृष्ठभूमि के बारे में कि भाई मौर्य साम्राज्य किस तरीके का था, मौर्य साम्राज्य की पृष्ठभूमि के बारे में। ठीक है, बैकग्राउंड के बारे में, मौर्य साम्राज्य की पृष्ठभूमि और स्पेशली मगध विजय में। ठीक है, जो आपका मगध आगे बढ़ा, जो आगे चल के आपका वो बना, मगध विजय में शासकों की भूमिका क्या रही, मगध विजय में शासकों की भूमिका क्या रही। तो कुछ राजाओं के नाम आपको याद कर लेने हैं जो मगध एम्पायर में थे। ठीक है, तो मगध विजय में शासकों की भूमिका क्या रही। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य का इतिहास। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य और इसका राजनीतिक इतिहास, इसका पॉलिटिकल हिस्ट्री, मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास यानी इसका पॉलिटिकल हिस्ट्री। ठीक है, राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अशोक के बारे में, फिर हम बात करेंगे अशोक के बारे में। ठीक, और अशोक में हम बात करेंगे सबसे पहले कि भाई साम्राज्य पर शासन कैसे चलता था, साम्राज्य पर शासन कैसे चलता था, साम्राज्य पर शासन कैसे चलता था, कैसे जो है साम्राज्य पर शासन चल रहा था। ठीक है, कैसे चलता था। ठीक है, अगर हम इसको नंबरिंग कर दें इसको, तो कालक्रम हो गया आपका 1, मौर्य साम्राज्य की पृष्ठभूमि हो गया 2, मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास हो गया 3, अशोक हो गया आपका 4, साम्राज्य कैसे चलता था आपका हो गया 5। ठीक है, फिर उसके बाद छठा नंबर आपका हो जाएगा अशोक का धम्म। छठा नंबर क्या हो जाएगा? तो छठा नंबर हो जाएगा आपका अशोक का धम्म। अशोक का धम्म क्या था? अशोक का धम्म। ठीक है, अशोक का धम्म ये हो जाएगा। और सातवां वाला आपका पॉइंट हो जाएगा अन्य संबंधित तथ्य। सातवां वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? अन्य संबंधित तथ्य। ठीक है, कि अशोक ने और इससे अलावा क्या क्या किया, स्पेशली आपका धम्म को बढ़ावा देने से संबंध में। ठीक है, तो ये आपका कौन सी कहानी है? ये आपकी कहानी है मौर्य साम्राज्य की, और इसमें जो है हम करेंगे ये सारी बातें। ठीक है, कालक्रम को समझना करेंगे। ठीक है, आपको हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी करना है बट अभी तक नहीं लाए हैं सर। कोई बात नहीं, जो क्लासेस चल रही उसी पे फोकस कीजिए। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी क्लासेस चल रही एनसीईआरटी कीजिए और दूसरी क्लासेस चल रही उसको कीजिए। ऑप्शनल भी कर लीजिएगा, ऐसी क्या जल्दी पड़ी है। ठीक है, हमारे पहले ही धम्म के अच्छा। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले जो है हम आपसे बात करने जा रहे हैं कालक्रम के बारे में। ठीक है, इसकी एक क्रोनोलॉजी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, हालांकि क्रोनोलॉजी आप बहुत सारी चीज़ें जो है पहले से जानते होंगे, उसी में थोड़ा सा जो है हमें आगे बढ़ा देना है चीज़ों को, उसी में जो है हमें थोड़ा सा चीज़ें आगे बढ़ा देनी है कि किस तरीके से जो है ये क्रोनोलॉजी आगे बढ़ी है, किस तरीके से जो है क्रोनोलॉजी आगे बढ़ी है। तो देखिए कालक्रम में वही हम सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे। ठीक है, ऐसे करके एक सीधी रेखा हम खींच देंगे। ठीक, समझ रहे हैं? अब उसमें वही जहाँ से हम शुरू किए थे, आपको याद होगा हर बार हम इसके बारे में बात करते हैं,
हमने बात किया 20 लाख साल पहले से, 20 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले से हम आ गए यहाँ पे, क्योंकि हम आगे अब ज़्यादा बढ़ेंगे ना तो मैं इसको कम करूँगा। 20 लाख साल पहले से 3000 ईसा पूर्व, 20 लाख साल पहले से 3000 ईसा पूर्व। तो 20 लाख साल पहले से 3000 ईसा पूर्व में क्या चल रहा था? तो चल रहा था आपका पाषाण काल। ठीक है, 20 लाख साल पहले से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक क्या चला? तो आपका पाषाण काल चला। अब 3000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 500 ईसा पूर्व तक, 3000 ईसा पूर्व से आपका 500 ईसा पूर्व तक, इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें आपका चल रहा है ताम्र पाषाण काल। इसमें क्या चल रहा है? इसमें चल रहा है आपका ताम्र पाषाण काल। क्या चल रहा है? ताम्र पाषाण काल चल रहा है। और इसी ताम्र पाषाण के बीच के टाइम पीरियड में कुछ सभ्यताएं हमें और देखने को मिल रही हैं। जैसे कि आपको बताया था मैंने 2500 से लेकर 1750 तक, 2500 से लेकर 1750 तक इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और फिर उसके बाद 1500 से लेकर 500 तक आपका आ गया वैदिक काल, आपका आ गया वैदिक काल। ठीक है ना? तो यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पहले से ही चीज़ें मालूम होंगी। ये मैं आपको कई बार बनवा चुका हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है ना? समझ रहे हैं? ठीक है ना भाई? ठीक। तो 20 लाख साल पहले से लेकर 3000 ईसा पूर्व पाषाण काल, 3000 से लेकर 500 ईसा पूर्व ताम्र पाषाण काल, इसी में 2500 से 1750 इंडस वैली सिविलाइजेशन, और आपका 1500 से 500 वैदिक काल। ठीक है ना? ये आपका हो गया। अब देखिए इसी में फिर जो है हम आगे अब बढ़ रहे हैं, जिसमें आपको याद रखना है, जिसमें आपको याद रखना है कि इसी कालक्रम में यहाँ पे अगर हम आ जाएं, यहाँ पे अगर हम आ जाएं थोड़ा 100 साल पहले, तो यहाँ पे जो है ये इस वाले टाइम पीरियड में ये आपका 600 ईसा पूर्व, ये कौन सा है आपका? 600 ईसा पूर्व। ठीक है भाई, 600 से इधर 500 हो गया, तो 600 ईसा पूर्व से लेकर इधर आ जाइए आप थोड़ा, 600 ईसा पूर्व से लेकर यहाँ पे आ जाइए आप। ये आपका हो गया 300 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व। तो ये 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व का जो काल है, इसे कहा जाता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल। यह जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है, इसे 16 महाजनपद काल भी कहा जाता है। इसे 16 महाजनपद काल भी कहा जाता है। इसे 16 महाजनपद काल भी कहा जाता है। और इसमें जो है एक महत्वपूर्ण महाजनपद हुआ करता था, इसमें एक महत्वपूर्ण महाजनपद हुआ करता था, और वो आपका हुआ करता था, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे कर दूं, एक महत्वपूर्ण महाजनपद हुआ करता था, वो हुआ करता था मगध महाजनपद। ठीक है, तो इस काल में हमें क्या देखने को मिलता है? मगध का उत्कर्ष देखने को मिलता है। ठीक है ना? समझ पा रहे हैं भाई आप? 20 लाख से लेकर 3000 ईसा पूर्व, ठीक, 3000 से लेकर 500 ईसा पूर्व ताम्रपाषाण काल, फिर 2500 से 1750 इंडस वैली सिविलाइजेशन, और 1500 से 500 वैदिक ईसा पूर्व, सॉरी वैदिक काल। अब इसी में जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व का जो काल है, वह आपका है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल। इसे 16 महाजनपद का काल कहते हैं। और यह जो काल है, यह मगध के उत्कर्ष का काल है। ये कैसा काल है? मगध के उत्कर्ष का काल है। इसमें हमें जो है बौद्ध और जैन धर्म भी देखने को मिलते हैं। इसमें जो है हमें बौद्ध और जैन धर्म का विकास भी देखने को मिलता है, जो आगे चलकर आपका डेवलप होगा। ठीक है ना? तो यह भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, तो इसको हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अब इसी के आगे हमें बढ़ना है, इसी के जो है आगे हमें बढ़ना है कि इसी में जो है हम देखेंगे, इसी में जो है हम देखेंगे कि लगभग 322 ईसा पूर्व के आसपास, लगभग 322 ईसा पूर्व के आसपास, या अगर मैं इसमें कुछ माइलस्टोन आपके लिए यहाँ पे नोट करूं, तो देखिए यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे अगर आप देखें 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व। ठीक है, और ये हो गया आपका 322 ईसा पूर्व। ठीक है, 326 ईसा पूर्व और 322 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व और 322 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 326 ईसा पूर्व जो है, 326
326 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो सिकंदर का आक्रमण हुआ। 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ? सिकंदर का आक्रमण हुआ, सिकंदर का आक्रमण। ठीक है। और 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व में आपका हुआ मौर्य साम्राज्य की स्थापना। ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 322 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है। जो मैंने आपको याद है ना, एक दो दिन पहले बताया था, तो उसमें मैंने आपको मोटा मोटा टाइम पीरियड बताया था। अब एग्जैक्ट टाइम पीरियड मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये आपका 322 ईसा पूर्व से लेकर, आप याद रखिएगा, लगभग 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 322 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 185 ईसा पूर्व तक क्या रहा? तो आपका मौर्य साम्राज्य रहा। ठीक है, क्या रहा? तो आपका मौर्य साम्राज्य रहा। ठीक है, याद रखेंगे ना भाई? ठीक है, तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व का काल कौन सा है? तो मौर्य साम्राज्य का काल है। इससे पहले 326 ईसा पूर्व में भारत पर सिकंदर का हमला हुआ था। तो सिकंदर का हमला हुआ, फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें देखने को मिलता है एक तरीके से मौर्य साम्राज्य की स्थापना, जो एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए, कई जगह जो है इसकी डेट 325 भी मिलती है, 325 ईसा पूर्व। कई जगह इसकी डेट 323 ईसा पूर्व भी मिलती है। कई जगह इसकी डेट 322 ईसा पूर्व भी मिलती है। कई जगह इसकी डेट 320 ईसा पूर्व भी मिलती है। ठीक है ना, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, फिर आप मत पूछेगा अगर सर जी आपने 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य लिखा दिया और मैंने कहीं पढ़ा 325 लिखा था, मैंने कहीं पढ़ा 323 लिखा था, मैंने कहीं पढ़ा 320 लिखा था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भाई एक दो साल ऊपर नीचे इसमें देखने को मिलता ही मिलता है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, मोटा मोटा डेट आपको याद रखना है। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया वही याद कर लीजिएगा। बाकी और भी डेट्स मिलती हैं, कहीं आपको 325 ईसा पूर्व मिलेगा, कहीं आपको जो है यह देखने को मिलेगा 323 ईसा पूर्व, कहीं आपको देखने का 320 ईसा पूर्व। तो अलग अलग डेट आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, ये बात जरूर आपको याद रखनी है कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई है वह सिकंदर के हमले के बाद हुई है। ठीक है ना, तो 326 से पहले की डेट नहीं चलेगी, 326 के बाद की डेट चल जाएगी। 325 भी मान लेंगे चलो, 323 भी मान लेंगे चलो, 322 भी मान लेंगे चलो, 320 भी मान लेंगे चलो, लेकिन 328 330 नहीं मानेंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो 326 ईसा पूर्व के पहले की डेट नहीं मानी जाएगी, 326 के बाद की डेट जो है कोई भी मान लीजिएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया जो ज्यादातर बुक्स में देखने को मिलता है 322 ईसा पूर्व, हालांकि कहीं कहीं 323, 325 या 320 ईसा पूर्व भी देखने को मिलता है। ठीक है भाई, आप इस बात को समझ पा रहे हैं भाइयों बहनों? क्या लिखा है समाप्ति में 800 बीसी लिखा था, उसमें कंफ्यूजन है। 800 बीसी कहाँ लिखा है? 800 बीसी। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक है ना जी। तो ये आपका जो है मौर्य साम्राज्य का एक मोटा मोटा आपको समझना है। ठीक, ठीक है ना जी, समझ रहे हैं? अब देखिए, कालक्रम मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, अगर डेट याद भी नहीं रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एग्जैक्ट डेट याद भी नहीं रख रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। अब ऐसा मत करिएगा कि भाई कोई पूछे कि अच्छा ये बताओ कि जो है बौद्ध धर्म कब बना, तो आप कहोगे नहीं गुप्त काल में बना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, डेट हो सकता है ना याद रहे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कालक्रम। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? पहला पॉइंट हो गया आपका कालक्रम समझना। तो मैंने आपको कालक्रम बता दिया, ये एकदम क्लियर है, इसमें किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दूसरा चीज जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, दूसरा चीज जो हमने आपको पॉइंट लिखवाया था, वो लिखवाया था मौर्य साम्राज्य की पृष्ठभूमि। ठीक है, और इसमें भी हमने आपको बताया था, इसमें भी हमने आपको बताया था मगध विजय में शासकों की भूमिका। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की दूसरा पॉइंट हो जाएगा मौर्य साम्राज्य की पृष्ठभूमि, मौर्य साम्राज्य की पृष्ठभूमि। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की पृष्ठभूमि, और इसमें भी आपका आ जाएगा मगध विजय में शासकों की भूमिका। इसमें भी आ जाएगा आपका मगध विजय में शासकों की भूमिका, कि भाई विविध प्रकार के शासक कौन से रहे, इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया रख लेना है।
ठीक है, इसमें कुछ वंशों के नाम आप याद रखिएगा, जैसे कि इसमें हर्यक वंश का नाम आता है, शिशुनाग वंश का नाम आता है और नंद वंश का नाम आता है। तीन इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं जो मौर्य साम्राज्य से पहले हुई, जिन्होंने मगध को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किया, है ना। मगध की विजय के कारक क्या क्या थे वो तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, आपको याद होगा। इसमें संसाधनों का इस्तेमाल था, नदियों का इस्तेमाल था, वनों का यूज था, हाथियों का प्रयोग था, है ना। तो बहुत तरीके के जो है इसमें कारक देखने को मिलते हैं। अब इसमें शासकों की भूमिका क्या है इसको मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ताकि आप इसको अच्छे से कर सकें, ठीक है ना, ताकि आप इसको अच्छे से कर सकें, ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखिए, तो इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें जो है आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे पहला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा कि इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है आपकी हर्यक वंश से, ठीक है। इसकी शुरुआत किससे होती है, तो इसकी शुरुआत होती है हर्यक डायनेस्टी से, ठीक है। हर्यक डायनेस्टी किससे संबंधित है, हर्यक डायनेस्टी आपकी मगध साम्राज्य से संबंधित है, मगध की सबसे शुरुआती डायनेस्टीज में से है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत किससे होती है, हर्यक डायनेस्टी से होती है। और इसके जो प्रमुख शासक हैं उनके आप नाम नोट कर लीजिएगा, इसके जो प्रमुख शासक हैं उसमें आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके जो प्रमुख शासक हैं उसका आप नाम याद रखिएगा। उसमें तीन शासकों का नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक थे आपके बिंबिसार, ठीक, दूसरे थे आपके अजातशत्रु, बिंबिसार अजातशत्रु, और तीसरे थे उदयिन, ठीक है। बिंबिसार अजातशत्रु और आपके थे उदयिन, ठीक है, उदयिन उसे कहते हैं, ठीक है। तो उदयिन, बिंबिसार, अजातशत्रु, तीन जो है महत्वपूर्ण शासक हैं जिनके नेतृत्व में मगध साम्राज्य शुरुआत में सबसे आगे बढ़ा है, ठीक है। इनका टाइम पीरियड भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इनका टाइम पीरियड भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड है वह है आपका लगभग 544, ठीक है, लगभग 544 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 412 ईसा पूर्व तक, 544 से 412 ईसा पूर्व, 544 से 412 ईसा पूर्व तक इनका टाइम पीरियड है, ठीक है। इसमें इसमें सी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी, इनकी जो शुरुआती कैपिटल थी, इनिशियल कैपिटल, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगृह थी, राजगीर, ठीक है। इनकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, बाद में जो है ये पाटलिपुत्र हो गई, बाद में क्या हो गई, बाद में जो है ये पाटलिपुत्र हो गई, विशेष रूप से उदयन के द्वारा ये कार्य किया गया, ठीक है। बाद में क्या हो गई, पाटलिपुत्र हो गई, ठीक है, बाद में क्या हो गई, पाटलिपुत्र हो गई, ठीक। अब इसमें डी पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि इसका जो अंतिम शासक था उसका नाम नागदशक था, इसको नागदर्शक भी कहते हैं, अंतिम शासक जो था, ठीक है, इसका जो लास्ट रूलर था उसका नाम नागदशक था, इसको नागदर्शक या दर्शक भी बोलते हैं, नागदशक। और इसको जो है इसी के मंत्री ने मार दिया, ठीक है, शिशुनाग ने, और इस तरीके से जो है इसकी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो शिशुनाग द्वारा इसकी हत्या हो गई और इस तरीके से नया वंश जो है प्रारंभ हो गया। तो इस तरीके से आपका हर्यक डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको लिखा है, ठीक है। अब आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा दिया नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नहीं दिया है। आप देखिए क्लास 6 की एनसीईआरटी कुछ नहीं दिया, सीधा अशोक से शुरू किया। तो इसका डायनेस्टी का थोड़ा शुरुआत मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको जो है ठीक समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाए, ठीक। हाँ जी, हाँ जी, पाटलिपुत्र जो अभी पटना है वही, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, जो आज का पटना है वही पाटलिपुत्र है, ठीक है। इसको कुसुमपुर भी कहते थे या पाटली ग्राम। तो अंतिम शासक नागदशक था जिसकी शिशुनाग के द्वारा हत्या कर दी गई और यहीं से जो है इसकी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। अब ई आ जाएगा इसमें, ई पॉइंट नोट कर लीजिए। इसमें फिर अगला वंश कौन सा आया, फिर इसमें अगला वंश कौन सा आया, तो यही आपका शिशुनाग के नाम से, जिसने इसकी हत्या की थी। तो इसका आपका वंश आ गया शिशुनाग वंश। कौन सा वंश आ गया, शिशुनाग वंश। तो अगला वंश कौन सा आ गया, शिशुनाग वंश। इसका टाइम पीरियड आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक, 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक आपका अगला वंश आएगा जिसका नाम है शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश में जो है आप याद रखिएगा, इसमें दो ही शासकों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। शिशुनाग वंश में जो है आपको याद रखना है, इसमें पहला पॉइंट, प्रमुख शासक कौन है,
शिशुनाग वंश में आपका प्रमुख शासक कौन है? तो दो का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। एक का नाम था शिशुनाग और दूसरे का कालाशोक, ठीक है। एक का नाम था शिशुनाग और दूसरे का कालाशोक, शिशुनाग और कालाशोक, ठीक। दो ही आपके इंपॉर्टेंट है। और कालाशोक की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है उसमें आप याद रखिएगा कि कालाशोक के समय में ही जो है दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? तो कालाशोक के समय में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति किसके टाइम पीरियड में हुई? कालाशोक के टाइम पीरियड में हुई। अभी बौद्ध संगीति क्या होता है? तो महात्मा गौतम बुद्ध के देहांत के बाद बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को संकलित करने के लिए एक सभा बुलाई गई थी, ठीक है। तो पहली जो सभा बुलाई गई थी वह आपकी ये जो आपका हर्यक डायनेस्टी था उसके टाइम पीरियड में बनाई गई थी, है ना, 483 ईसा पूर्व में। और फिर उसके बाद 383 ईसा पूर्व के आसपास ये बुलाई गई थी जिस समय कालाशोक शासक था, ठीक है। तो दूसरी बौद्ध संगीति जो है बुलाई गई, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, कुल जो है 4 आपकी बौद्ध संगीति हुई है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर आपका शिशुनाग वंश आया, फिर इनकी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर आएगा आपका अगला वंश, ठीक है। तो ई के बाद आ जाएगा एफ। अगला वंश कौन सा है? ठीक, इसके बाद फिर अगला वंश कौन सा है? तो इसके बाद जो अगला वंश है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, ठीक। और ये है आपका नंद वंश, नंद डायनेस्टी। ये क्या है? नंद वंश। नंद वंश आप याद रखिएगा 344 से लेकर लगभग 323 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहा। 344 से लेकर 323 ईसा पूर्व तक रहा। और इसके जो प्रमुख शासक थे, ठीक है, इसके जो प्रमुख शासक थे उसमें दो का नाम आप याद रखिएगा। एक का नाम था महापद्मनंद, ठीक है, एक का नाम था आपका महापद्मनंद और दूसरे का नाम था आपका धनानंद, ठीक है। महापद्मनंद और दूसरे का नाम था धनानंद। इसमें आप याद रखिएगा कि महापद्मनंद जो है उसको वास्तविक साम्राज्य निर्माता माना जाता है और इसके टाइम पीरियड में बहुत बड़े क्षेत्र में जो है क्या हुआ? तो आपका मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ, ठीक है। तो आप चाहें तो ये पॉइंट नोट कर सकते हैं, ठीक, कि इनके काल में क्या हुआ? साम्राज्य का व्यापक विस्तार हुआ। साम्राज्य का क्या हुआ? व्यापक विस्तार हुआ, ठीक है। साम्राज्य का व्यापक विस्तार हुआ, ठीक। और धनानंद जो है, धनानंद, उसका नाम भी आप याद रख सकते हैं। धनानंद के समय में जो है 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? सिकंदर का आक्रमण हुआ था। 326 बीसी में क्या हुआ? तो सिकंदर का हमला हुआ आपका धनानंद के टाइम पीरियड में। हालांकि आप याद रखिएगा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिकंदर जो है 344 से क्या लिखा है, 326 से पहले 322 आता है ना सर, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं मेरे समझ में नहीं आया, ठीक है। 326 से पहले 322 आता है ना सर, शशांक बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ भाई? ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। क्लास किस टाइम तक चलती है? आशीष जी 6 बजे तक, हालांकि जल्दी छोड़ देते हैं आजकल, थोड़ा सा काम है हमें 6 बजे से। हाँ जी, ठीक है। तो कौन सा कह रहे थे? 412 से 344, कहाँ पे है भाई आप? 412 से 344 ईसा पूर्व, ठीक। प्रमुख शासक कौन है? तो शिशुनाग है, कालाशोक है, और इसके टाइम पीरियड में दूसरी बौद्ध संगीति हुई, ठीक है। धनानंद को चंद्रगुप्त ने मारा था, बिल्कुल सही बात है। 344 से आगे क्या लिखा है? 344 बीसी, ईसा पूर्व, ठीक है। 412 से 344 ईसा पूर्व, ठीक है। प्रमुख शासक कौन है? तो शिशुनाग है, कालाशोक है, और कालाशोक के टाइम पीरियड में हुआ है आपका दूसरी बौद्ध संगीति। कालाशोक के टाइम पीरियड में क्या हुआ है आपका? तो हुआ है दूसरी बौद्ध संगीति, ठीक है, समझ रहे हैं? तो दूसरी बौद्ध संगीति आपके किसी टाइम पीरियड में हुई है? कालाशोक के टाइम पीरियड में हुई है। सिकंदर ने आक्रमण किया नहीं तो क्या आक्रमण बोलेंगे? हाँ हाँ, सिकंदर भारत तक तो आया ही था, भले ही नंदों तक नहीं आया, लेकिन भारत व्यास नगरी तक तो आया ही था, तो उसको हमला ही बोला जाएगा। भले ही नंदों पर अटैक नहीं किया उसने, ठीक है, नंदों पे भले ही उसने अटैक नहीं किया, लेकिन भारत पे तो अटैक किया था ना, तो उसका सिकंदर का भारत पर आक्रमण बोला जाएगा, भले ही नंदों पर उसने अटैक नहीं किया, ठीक है। तो याद रखिएगा 326 ईसा पूर्व में उसने अटैक किया। अब देखिए इसी के टाइम पीरियड में क्या हुआ, इसी धनानंद के टाइम पीरियड में क्या हुआ
कि एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, एक व्यक्ति हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंगेज खान तो बहुत बाद में आया। ठीक, तो धनानंद के टाइम पीरियड में ही आप याद रखिएगा एक व्यक्ति हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि धनानंद को मारकर, ठीक है, धनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। धनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, इस तरीके से मौर्य डायनेस्टी जो है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, धनानंद ने क्या किया? ठीक, हाँ जी, ठीक है। अच्छा अच्छा, गुरुजी तुलना कर रहा हूँ, आके चला गया। हाँ बिल्कुल सही बात है, चंगेज खान भी जो है वो आया था आपका सिंधु तक। ठीक है, सिकंदर व्यास तक आया, तो सिकंदर थोड़ा आगे पहुंच गया था, है ना। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, सही तुलना कर रहे हैं भाई आप। ठीक, समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से क्या हुआ कि लगभग 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 322 ईसा पूर्व में, लगभग 322 ईसा पूर्व में क्या हुआ, आपका मौर्य साम्राज्य जो है स्थापित हुआ। कब हुआ? मौर्य साम्राज्य जो है स्थापित हुआ। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ बुक्स में आपको ये डेट 323 भी मिलेगी, और कुछ बुक्स में आपको जो डेट है वह 325 भी मिलेगी, और कुछ बुक्स में आपको ये डेट जो है वह 320 भी मिलेगी। इसमें सबसे सही जो डेट है वो 322 दिखाई देती है, जिसको कई इतिहासकारों ने सही माना है। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं ना जी? हाँ जी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मार के मौर्य साम्राज्य की स्थापना की लगभग 322 ईसा पूर्व में। अब देखिए, अब मौर्य साम्राज्य के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ। हालांकि आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो बता दूं, क्योंकि उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है जीवन में। ठीक है, तो अगर हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करें, ठीक है, मौर्य साम्राज्य ये आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा पॉइंट हो जाएगा। ये आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था? कालक्रम। दूसरा पॉइंट क्या था? मौर्य साम्राज्य की पृष्ठभूमि, मगध शासकों की भूमिका। और अब तीसरा पॉइंट आपका हो गया मौर्य वंश का राजनीतिक इतिहास। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? मौर्य वंश का राजनीतिक इतिहास। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मौर्य वंश पर, और मौर्य वंश में हम बात करेंगे इसके राजनीतिक इतिहास की। ठीक है, क्या बात करेंगे? मौर्य वंश में बात करेंगे इसके राजनीतिक इतिहास की। ठीक, अब देखिए, राजनीतिक इतिहास में आपको 3 शासकों के बारे में याद रखना है। राजनीतिक इतिहास में आपको 3 राजाओं के बारे में याद रखना है। इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा अशोक। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण शासक हैं जिसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद भी बहुत सारे शासक हुए, बट वो सब कमजोर शासक थे, उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, और अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके की डिटेल्स मिलती हैं। इसलिए ज्यादातर जो आप पॉलिटिकल डिटेल बात करते हैं वो इन्हीं 3 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम बात करते हैं, इसमें अगर मैं कहूँ ए पॉइंट, तो इसमें जो है संस्थापक कौन हो गया आपका? ठीक है, संस्थापक कौन हो गया? तो इसका संस्थापक हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसका संस्थापक कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ डिटेल्स आप इसमें नोट करते हैं, है ना, इसके कुछ डिटेल्स आप इसमें नोट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह क्या किया? धनानंद को मारकर साम्राज्य की स्थापना किया। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य था कौन? ठीक है, ये कहाँ से आया था? ठीक, इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या था, इसको लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, अलग अलग जो सोर्सेज हैं वो अलग अलग तरीके की बात करते हैं। ठीक है, कोई इसको क्षत्रिय बताता है, कोई इसको व्यापारी बताता है, कोई इसको ब्राह्मण बताता है, कोई इसको शूद्र बताता है। ठीक है, तो इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, इसमें लिखिएगा चंद्रगुप्त की जो पृष्ठभूमि है, चंद्रगुप्त की जो पृष्ठभूमि है वो स्पष्ट नहीं है। इसकी जो बैकग्राउंड है ना वो क्लियर नहीं है। चंद्रगुप्त की पृष्ठभूमि स्पष्ट नहीं, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्लियर नहीं है। ठीक है, ये संभवतः
संभवतः जो है यह एक साधारण पृष्ठभूमि से आता था, संभवतः एक साधारण पृष्ठभूमि से आता था। ठीक है, संभवतः जो है बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता था। ठीक है, अब हम्बल बैकग्राउंड में कोई भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अमीर परिवार से बिलोंग ना करता हो, है ना। तो इसी वजह से जो है अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके की बातें इसके बारे में करते हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, एक बार राजा बन गया उसके बाद क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हैं। मारा मारी पहले भी होता है, हाँ हाँ बिल्कुल होता था भाई, पहले भी होता था। ठीक, क्या कह रहे हैं, इसकी जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही मिला है। किसकी जानकारी कौटिल्य से अर्थशास्त्र से मिला है। हाँ भाई, दीक्षा कह रही है इसकी जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिला है। किसकी जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिल गई भाई। हाँ जी, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसकी पृष्ठभूमि बहुत क्लियर नहीं है, संभवतः ये साधारण पृष्ठभूमि से था। अब इसमें आपको याद रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसने क्या किया, इसने क्या किया कि चाणक्य की सहायता से, ठीक है, चाणक्य या इसे जो है विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, कई सारे इसके नाम हैं। तो इसने चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता से क्या किया, चाणक्य की सहायता से क्या किया, साम्राज्य की प्राप्ति की। ठीक है, चाणक्य की सहायता से क्या किया, साम्राज्य की प्राप्ति की। ठीक, अब इसकी भी कहानियां बहुत सारी मिलती हैं कि भाई ये चाणक्य कौन था, इसको लेकर भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। चाणक्य है कि विष्णुगुप्त है कि कौटिल्य है, तीनों आदमी अलग अलग हैं कि एक ही हैं। ठीक, क्या कह रहे हैं भाई, सामान्य परिवेश से थे इनके बारे में जानकारी। किसके बारे में जानकारी, सामान्य परिवेश से थे, कौटिल्य का ना ना ना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप पढ़िएगा ना तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है आपको चा शब्द भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा उसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य का चा। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मौर्य वंश के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ठीक, कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है तो आप गलत मान रहे हैं। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ना, वो स्टेट क्राफ्ट की बुक है, वो किसी के बारे में जानकारी नहीं देती कि कौन राजा था उस समय क्या था, उसके बारे में राज्य के बारे में जानकारी मिलती कि राजा कैसा होना चाहिए। तो लोग अनुमान लगाते हैं मौर्यवाद के बारे में बात कर रहा है, एग्जैक्टली उसमें लिखा हुआ नहीं है। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। ठीक, चाणक्य बहुत काला था, ठीक है, और धनानंद उसको बहुत बेइज्जत किया था, हाँ टीवी सीरियल में देखा होगा आपने ठीक, तो आप याद रखिएगा चाणक्य की सहायता से जो है इसने साम्राज्य की प्राप्ति की। अब इसकी भी कहानी वही वाली बात कि भाई इसके जो है अपमान कर दिया था। ठीक, उसने जो है उसका अपमान कर दिया था, अपमान कर दिया था तो उसने बोला कि मैं जो है बदला लूंगा। फिर चाणक्य जो है अपनी तलवार निकाला और बोला कि बाप का, बेटे का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा ये चाणक्य। फिर वो जो है अपना निकला, उसने सोचा कि मैं कहाँ हूँ, कैसे बदला लूँ, कहाँ मिलूँ बदला। ठीक, हाँ जी, सामान्य परिवेश से। ठीक है, तो समझ रहे हैं, तो वो घूम रहा था तो उसने देखा कि एक लड़का जो है वो राजा राजा खेल रहा है, उसे लगा कि यही लड़का है जिसको मैं राजा बनाऊंगा। फिर उसने उसको उठाया, उसको ट्रेन किया, फिर उसने आर्मी बनाई और फिर उसके बाद उसने अटैक किया और इस तरीके से उसने जो है क्या किया, बाप का, बेटे का, भाई का, सबका बदला ले लिया। समझ रहे हैं, तो इस तरीके से जो है चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। ठीक है, इसकी कहानी देखी होगी, बहुत टीवी सीरियल इस पे बने हैं, है ना भाई। तो इस तरीके से जो है चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ। ठीक, हाँ जी हाँ जी, इसके बाद क्या हुआ, आगे कहा जाता है, ठीक है, आगे कहा जाता है कि लगभग 305 ईसा पूर्व में, आगे कहा जाता है लगभग 305 ईसा पूर्व में, ठीक, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त की, ठीक, हाँ जी, एकदम फिल्मी स्टोरी की तरह कहानी है इसकी। 305 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि चंद्रगुप्त का जो है, चंद्रगुप्त की जो है वह सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर से, सेल्यूकस निकेटर से लड़ाई हुई। ठीक है, और उसने जो है उसको हरा दिया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, उसको हरा दिया। अब ये सेल्यूकस निकेटर कौन है, तो सेल्यूकस निकेटर जो था वह सिकंदर का सेनापति हुआ करता था। जब सिकंदर जो है आक्रमण करके वापस चला गया, ठीक है,
तो लगभग 323 ईसा पूर्व तक आते आते वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो जब मर गया तो उसका पूरा का पूरा जो साम्राज्य है उसके सेनापतियों ने हड़प लिया। तो भारत का जो उसका साम्राज्य था वो आ गया किसके हाथ में? सेल्यूकस निकेटर के हाथ में आ गया। तो भारत का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां पे सेल्यूकस निकेटर राज कर रहा था। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने भाई पूरा भारत जीत लिया था, तो उसे लगा कि मैं ये इसको क्यों रोकूं, तो उसका उससे भी लड़ाई हुआ। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। और हराने के बाद फिर दोनों में जो है क्या हुआ, एक तरीके का डिप्लोमेटिक रिलेशन क्रिएट हो गया। और इसी डिप्लोमेटिक रिलेशन के चलते जो है, इसी डिप्लोमेटिक रिलेशन के चलते ही जो मेगस्थनीज था, ठीक है ना, जो मेगस्थनीज था वो आपका भारत आया। मेगस्थनीज जो था वो आपका भारत आया। और उसकी जो पुस्तक है, ठीक है ना, उसकी जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। उसकी जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। ठीक है, तो इस तरीके से कहा जाता है। हाँ जी, समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, टीवी सीरियलों में ये भी दिखाया जाता है कि वो जो है सेल्यूकस निकेटर ने इससे एक का ब्याह भी कराया था हेलेना से, तो हेलेना फिर भारत में आई। आप देखिए टीवी सीरियल में जाने क्या क्या दिखाते हैं, हालांकि उसके बारे में इतिहास में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, हेलेना से शादी किया, फिर उसके बाद जो है वो हनीमून मनाने गए, फिर वो जो है कैलाश पर्वत पे चढ़ गया। ठीक, फिर उसने बोला कि तुम बताओ मेरे लिए क्या लेके आओगे, तो चंद्रगुप्त ने बोला मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तो हेलेना बोला चलो ठीक है, चांद तारे जाके तोड़ के लेके आओ। फिर वो लेके जा रहा है। तो टीवी सीरियल में कुछ भी दिखाते हैं। ठीक, तो इस तरह की चीज़ जो है वह आपको देखने को मिलती है। बट इसका कोई बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक एविडेंस हमें मिला नहीं है कि असली में शादी हुई भी कि नहीं हुई थी, बट टीवी सीरियल के हिसाब से हुई थी। तो अगर आप टीवी सीरियल देखते हैं तो मान के चलिए कि हाँ हुई थी। ठीक, समझ रहे हैं? बबीता कह रही बता दीजिए क्या बताते हैं, क्या बताना है भाई? बबीता जी क्या क्वेश्चन पूछ रही हैं? ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है आप देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कार्य किया है। अब देखिए इसमें बी पॉइंट आपको नोट कर लेना है, बी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। ठीक, बी पॉइंट इसमें क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर कौन राजा बना? ठीक, सर जी ने पूरा सीरियल देखा, भाई मैंने सीरियल नहीं देखा, मैंने बस सुना है। मैं सीरियल वीरियल नहीं देखता, मेरे घर में टीवी नहीं है। ठीक है, मैं आज भी जो है बिना टीवी के काम चला रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास कोई टीवी, हमारे घर में टीवी ही नहीं है। नो टीवी इन माई हाउस। ठीक है, समझ रहे हैं? इतना बढ़िया जो है मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ अभी भी, कि टीवी नहीं मेरे घर में, तो कहाँ से देखूंगा? ठीक, तो ए पॉइंट हो गया आपका चंद्रगुप्त मौर्य वाला, इसके बारे में मैंने आपको कुछ डिटेल्स बता दिया। अब देखिए बी पॉइंट इसमें आप नोट कर सकते हैं बिंदुसार। हालांकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल मिलती नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत नोट कर सकते हैं बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार कौन था? तो बिंदुसार जो था वो अशोक का पिता था। ठीक है, बिंदुसार कौन है? तो बिंदुसार जो है वह अशोक का पिता है। और दूसरा पॉइंट आप इसमें नोट करेंगे, किसने क्या किया कि साम्राज्य को बना के रखा। इसने क्या किया? ठीक, साम्राज्य को बना के रखा। ठीक, हाँ जी, हाँ जी, टीवी की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही बात है। हाँ मोबाइल है ये बात भी सही है। ठीक है, तो साम्राज्य को इसने क्या किया? साम्राज्य को इसने अक्षुण्ण बना के रखा। अक्षुण्ण, अक्षुण्ण मतलब जैसा चंद्रगुप्त मौर्य छोड़ के गया था वैसे उसने बना के रखा, उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आने लगी। ठीक है, तो उसने साम्राज्य को क्या रखा? अक्षुण्ण बनाए रखा। ठीक, बाकी आप याद कर सकते हैं इसमें, बाकी आप इसमें नोट कर सकते हैं कि इसके काल में ग्रीक शासकों से संबंध बने रहे। ठीक है, ग्रीक शासकों के साथ संबंध बने रहे, ग्रीक शासकों से इसमें संबंध बने रहे। ठीक है, तो अनेक राजदूतों का आदान प्रदान होता रहा, बने रहे। ठीक है, तो मेगास्थनीज के बाद भी, मेगास्थनीज के बाद भी बहुत सारे राजदूत वगैरह वह मौर्य साम्राज्य में आते रहे, और उन्होंने जो है विविध प्रकार की जानकारियां दी हैं भारत के बारे में। ठीक है, ठीक है ना भाई? तो बस इतना ही करिए क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल है नहीं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट शासक है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट शासक है वो याद रखिएगा। ठीक, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, अशोक का पिता। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट शासक है वो आपका है अशोक। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट शासक है वो है आपका अशोक। ठीक, अब अशोक का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है लगभग 269 बीसी के आसपास से था।
269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक जो है उसका शासन रहा। ठीक है, 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा। अब अशोक के बारे में आप कुछ पॉइंट नोट करिएगा। ठीक, सबसे पहला पॉइंट तो आप नोट करिएगा कि वो जो है सबसे महानतम शासक था। ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, सबसे महत्तम शासक। ठीक है, सबसे महानतम शासकों में जो है उसकी गणना की जाती है, सबसे महानतम शासक उसका माना जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि उसका जो प्रारंभिक जीवन रहा, ठीक है, उसका जो प्रारंभिक जीवन रहा, प्रारंभिक जीवन रहा वह बेहद विद्रोही प्रकार का रहा। ठीक है, कैसा रहा, रिबेलियस काइंड ऑफ नेचर, बेहद विद्रोही प्रकार का रहा। और कहा जाता है कि उसने शासन प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों को मार दिया था। ठीक है, शासन प्राप्त करने के लिए 99 भाइयों को मारा। शासन प्राप्त करने के लिए, शासन प्राप्त करने के लिए 99 भाइयों को मारा। ठीक है, 99 भाइयों को मारा। ठीक, 99 भाइयों को क्या किया, निपटा दिया, मारा। ठीक है, और लगभग 4 साल तक जो है गृह वॉर चलता रहा, 4 साल तक सिविल वॉर, मतलब इसका और इसके भाइयों के बीच जो है लड़ाई चलती रही लगभग 4 साल तक, 4 साल तक गृह युद्ध चला। ठीक है, और इसी वजह से इसको शुरुआत में कहा जाता था चंड अशोक। क्या कहते थे, चंड अशोक बोला जाता था। ठीक है, समझ रहे हैं। तो शुरू में बहुत खतरनाक टाइप का आदमी था। ठीक है, सबको मारता घूम रहा है। हाँ जी, पांडव ने शासन प्राप्त करने के लिए 100 भाइयों का वध किया। ओहो क्या बात है। ठीक, केवल अपने छोटे भाई को छोड़, आपको काफी अच्छी जानकारी, बढ़िया। ठीक है, तो प्रारंभिक जीवन इसका बेहद विद्रोही था और इसने शासन प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों को जो है मरवा दिया और 4 साल तक गृह युद्ध चला। इसी वजह से इसको कहा जाता था चंड अशोक। ठीक है, चंड अशोक। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि गद्दी पे बैठने के बाद, गद्दी पे बैठने के बाद भी जो है ये अपना साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, गद्दी पे बैठने के बाद, गद्दी पर बैठने के बाद, गद्दी पर बैठने के बाद भी ये जो है अपना साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, साम्राज्य विस्तार किया और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध हुआ, ठीक है, वो था आपका कलिंग पर आक्रमण। ठीक है, क्या हुआ, कलिंग पर आक्रमण। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कलिंग पर उसने अटैक किया। और ये कलिंग आपका कहाँ पे है, तो ये कलिंग है आपका उड़ीसा में। ठीक है, कलिंग कहाँ पे है, तो कलिंग है आपका ये उड़ीसा में। ठीक, अब कहा जाता है कि भाई कलिंग में जो अटैक हुआ और उसके बाद जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई में लाखों लाखों लोग मारे गए। ठीक है, हजारों हजारों लोग, लाखों लाखों लोग बंदी बना लिए गए। और ये देखकर जो है, जो अशोक है उसका दिल जो है पिघल गया। उसने बोला हाय ये क्या कर दिया मैंने। ठीक, और यहीं से जो है, यहीं से जो है अब उसने जो कह सकते हैं ना युद्ध विस्तार की नीति है, जो साम्राज्यवाद है, जो कह सकते हैं मारकाट है, उसने जो है बंद कर दिया। उसने बोला कि आज से जो है ये सब त्याग रहा हूं, युद्ध का त्याग कर रहा हूं और अब जो है मैं शांतिवादी नीति की तरफ जाऊंगा। और यहीं से जो है वो अपने धम्म मार्ग की तरफ चल दिया। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं भाई। तो यहाँ से जो है, जो उसका कलिंग पर उसने अटैक हुआ, हाँ जी, राजधानी तोसली, शांति के मार्ग पर चलने के लिए तात्पर्य, हाँ जी, मतलब शांति का मार्ग था उसके ऊपर चला वो, मतलब उसने कहा कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। कलिंग का प्राचीन नाम उड़ीसा है। कलिंग का प्राचीन नाम उड़ीसा है कि उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है। ठीक है, कब आक्रमण किया सर कलिंग पे, 261। ठीक है, 8 साल बाद, 261 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, अपने साम्राज्य में अपने गद्दी पे बैठने के 8 साल के बाद किया था, 261 BC। उसने लिखा हुआ है अपने अपने जो उसका अभिलेख मिला है ना, अभिलेख में उसने लिखा है कि जब मैं गद्दी पे बैठा उसके 8 साल बाद मैंने अटैक किया, यानी 269 में बैठा, 8 साल 261 हो गया।
तो 261 में किया था। ठीक है, याद रखिएगा 261 में किया था। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि उसके अंदर हृदय परिवर्तन हो गया? हाँ, हृदय परिवर्तन ही हो गया उस हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, पूनम कह रही कि जब उसने अपने भाइयों को मारा तो उसका दिल क्यों नहीं पिघला? सर तब तो भूकंप भी नहीं आया। भूकंप अच्छा, अरे देखिए मैं आपको बता दूं, पहला चीज तो आप समझ लीजिए ये कि भाई उसने अपने भाइयों को मारा था कि नहीं मारा था, इसको लेकर बहुत क्लैरिटी है नहीं। ठीक है, ये सारे के सारे जो विवरण हमें देखने को मिलते हैं ना, सारे के सारे जो वो देखने को मिलते हैं डिस्क्रिप्शन, ये सब बौद्ध ग्रंथों से आए हैं। ठीक है ना, अब बौद्ध ग्रंथों ने क्या किया है भाई, बौद्ध ग्रंथ ये ऐसा करते ही हैं, हर जगह ऐसा होता है कि भाई अशोक जो है वह बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुआ, बौद्ध धर्म बना, बौद्ध धर्मावलंबी बना। तो बौद्ध धर्म के बाद बौद्ध धर्म वाले जानबूझ के दिखाना चाहते थे कि देखो हमारे धर्म में आके कितना शांति प्रिय हो गया, ये कितना सीधा हो गया। तो उन्होंने बढ़ा चढ़ा के चीजें बताई हैं। ठीक है, हो सकता है उसने एक आध कोई मारा हो, लेकिन एक का उसने 99 कर दिया। समझ रहे हैं? तो क्लैरिटी नहीं इस बात पे उन्होंने 99 भाइयों को मारा भी तक नहीं मारा था, वो तो बौद्ध ग्रंथों में वर्णन मिलता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 100% कन्फर्मिटी से हम कह नहीं सकते कि वास्तव में उसने मारा भी था कि नहीं मारा था, है ना। जानबूझकर जो है हो सकता है बौद्ध ग्रंथों ने बढ़ा चढ़ा के बताया हो, क्योंकि वो अपने को अच्छा बताना चाहते थे ना। बौद्ध ग्रंथ जानबूझ के साबित करने का प्रयास कर रहे थे कि देखो अशोक पहले कितना खराब आदमी था, अब कितना अच्छा हो गया। ठीक है, कि पहले अमरीश पुरी टाइप का था कि जो है मोगेम्बो खुश हुआ और उसको खुश करने के लिए रोज दो चार लोगों को निपटा रहा है। फिर उसके बाद ये जो है क्या बन गया हमारा, क्या नाम था उसका, वो जो है शाहरुख खान बन गया, या जो है वह वो बन गया हमारा कोई दूसरा आइटम बन गया, हीरो बन गया। तो ये जानबूझ कर दिखाते हैं, फ्रॉम डार्क टू वाइट, इस तरीके से जानबूझ के दिखाया जाता है कि देखो पहले कैसा था अब कैसा हो गया, तो उस तरीके का है। ठीक है, अब कलिंग की क्या कहानी है? तो कलिंग की कहानी ये है कि भाई कलिंग को जीतने के बाद वैसे भी अब राजा अशोक को लड़ाई लड़ने की खास जरूरत रह नहीं गई थी, क्योंकि पूरा भारत तो उन्होंने जीत ही लिया था। अब उनको जरूरत थी साम्राज्य को कंसोलिडेट करने की, साम्राज्य में जो कह सकते हैं विद्रोही प्रवृत्ति हैं वो ना पनपे, इसलिए अब वो शांतिवादी नीति की तरफ गया। ठीक है, वो बहुत ज्यादा शांतिवादी ऐसा कुछ था नहीं, होता तो अपनी सेना खत्म कर देता, सेना उसने डिसबैंड नहीं करी। समझ रहे हैं ना भाई? तो वो उसकी एक तरीके से कह सकते हैं बहुत अच्छी रणनीति थी कि वह लड़ाई न लड़के फोकस करना चाहता था साम्राज्य के कंसोलिडेशन पे, इसलिए उसने अब शांति की बातें करना शुरू कर दिया। ठीक है, समझ रहे हैं? जिस रास्ते से लावा बाहर आता है उसे वॉल्केनो कहते हैं, ये कहां से आ गया भाई? ठीक है भाई, समझ में आया आपको? तो ये है, तो आक्रमण उसने उड़ीसा पे किया। अब उड़ीसा पे आक्रमण करने से क्या हुआ? उड़ीसा पे आक्रमण करने से क्या हुआ कि लाखों लोगों की मृत्यु हुई। ठीक, उड़ीसा पे आक्रमण करने से क्या हुआ? लाखों लोगों की मृत्यु हुई। उड़ीसा पर आक्रमण करने से क्या हुआ? लाखों की मृत्यु हुई, लाखों की मृत्यु हुई। और अब उसका क्या हो गया? हृदय परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया। और अब जो है वो शांतिवादी नीति की ओर चला गया। ठीक है, शांतिवादी नीति की ओर चला गया, शांतिवादी नीति अपनाना। ठीक है, इसे जो है अशोक के धम्म के नाम से जानते हैं, इसे जो है अशोक के धम्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो इसे अशोक के धम्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हिस्ट्री में ज्योग्राफी कहाँ से घुस गई भाई, बीच में वॉल्केनो आ गया और जो है भूकंप आ गया। ठीक है, तो अशोक का धम्म, समझ रहे हैं? तो ये इस तरीके से जो है इसकी कहानी है, ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब देखिए, अब वो करना क्या चाहता था, तो इसमें जो है आप इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इसमें जो है आप इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया, अब आ जाइए तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ठीक है, कि अशोक जो है वो आपका प्रथम ऐसा शासक है, अशोक जो है वो आपका प्रथम ऐसा शासक है जिसने जनता तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए, जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए, जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए, ठीक है, जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए क्या किए? उसने देश के अलग अलग स्थानों पर अभिलेख खुदवाए, जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए अभिलेख उत्कीर्णित किए, अभिलेख क्या करा? लगवाए। ठीक है, अभिलेख क्या करे? लगवाए।
ठीक है। और इसके माध्यम से जो है वह शांति का संदेश या धम्म का संदेश जो है दे रहा है। क्या कर रहा है? धम्म का संदेश अपनी जनता को दे रहा है। ठीक है। ये जो है आप याद रखिएगा, यह जो अभिलेख है वह हमें अलग अलग प्रकार से मिलते हैं। ठीक है। जैसे कि ये जो है हमें क्या कह रहे हैं भाई, शालू कह रहे हैं अभिलेखों की शुरुआत हुई थी, अशोक की नहीं थी। क्या क्या मतलब? ठीक है, आप याद रखिएगा, धम्म का संदेश मतलब ऐसा वो नहीं है कि जो है इससे पहले हमें अभिलेख नहीं मिलते, इससे पहले भी जो है हमें कुछ अभिलेखों के साक्ष्य मिले हैं। बट अशोक ऐसा पहला महत्वपूर्ण शासक है जिसने जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए जनता को जो है अभिलेखों के माध्यम से क्या किया है, जनता को अभिलेखों के माध्यम से क्या किया है, तो उसने जनता को अभिलेखों के माध्यम से वो किया है, कैसे है ना, उसको संबोधित किया है। ठीक है। तो ऐसा पहला शासक है। अदरवाइज हमें इससे पहले भी अभिलेख मिलते हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड के भी जो है हमें कुछ अभिलेख मिलते हैं, जैसे महास्थान अभिलेख हो गया। ठीक है। और दूसरे प्रकार के अभिलेख हैं। ठीक है। तो इससे पहले के भी हमें कुछ अभिलेख मिलते हैं, लेकिन यह जो है क्या कर रहा है, वो कर रहा है। ठीक है, समझ रहे? तो इसने जो है इसके माध्यम से क्या किया, वो किया। और ये जो है हमें किस पे मिलते हैं, तो हमें स्तंभों पे देखने को मिलते हैं, स्तंभों पे देखने को मिलते हैं। ठीक। हमें जो है पाषाण पत्थरों पे देखने को मिलते हैं। इन पर जो है हमें अभिलेख देखने को मिलते हैं। इस पर क्या हमें अभिलेख देखने को मिलते हैं, इस पे जो है हमें विविध प्रकार के अभिलेख देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, ये चीज आपको समझ में आई? तो ये आपको इसका कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है, स्पेशली अशोक के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है। तो अशोक के बारे में मैंने आपको ये बताया। ठीक है। तो ये आपका कौन सा वाला, ये वाला जो है आपका तीसरा भी पॉइंट हो गया, मौर्य वंश राजनीतिक इतिहास। और इसी में आपका चौथा पॉइंट भी हो गया, इसी में आपका चौथा पॉइंट भी हो गया अशोक के बारे में, है ना। अशोक भी हो गया, क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री करेंगे तो आपका चौथा पॉइंट भी हो गया, है ना जी, चौथा पॉइंट भी हो गया। ठीक। अब देखिए, अब इसमें आप याद रखिएगा, इसमें आप याद रखिएगा कि हमें जो है, ठीक है, जैसे इसमें पांचवा पॉइंट अब आएगा हमारा, पांचवा पॉइंट हमारा आएगा, और वह है हमारा साम्राज्य पे शासन कैसे होता था। ठीक है। साम्राज्य पे शासन कैसे होता था, साम्राज्य पर शासन कैसे होता था, साम्राज्य पर शासन कैसे होता था। ठीक है। तो इसमें देखिए आप याद रखिएगा, ये मैं आपको बता देता हूं, आप याद रखिएगा। ठीक है। कि इसमें जो है सबसे पहला जो शासन हुआ करता था उसमें जो केंद्र था, ठीक है, केंद्रीय शासन, हमें एक केंद्रीय शासन इसमें देखने को मिलता है जो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के क्षेत्र में था। ठीक है। पाटलिपुत्र और उसके आसपास पे जो है हमें एक केंद्रीय शासन देखने को मिलता था। यहाँ पे जो है अधिकारियों की उपस्थिति देखने को मिलती थी, अधिकारियों की उपस्थिति हमें देखने को मिलती थी। ठीक है। अधिकारियों की उपस्थिति देखने को मिलती थी। यहाँ पे हमें जो है जासूस व्यवस्था आदि देखने को मिलती थी, जासूसों की उपस्थिति। तो पूरे साम्राज्य पर जो है अलग अलग तरीके से शासन किया जा रहा था, जिसमें हमें जो है केंद्रीय शासन पाटलिपुत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जिसमें अधिकारियों की उपस्थिति थी और जासूसों की उपस्थिति आदि देखने को मिलती थी। यहाँ पे जो शासन था वो आपका प्रत्यक्ष नियंत्रण वाला था। ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल राजा किया करता था, क्योंकि राजा वहीं बैठा था तो डायरेक्ट कंट्रोल किया करता था। दूसरा जो हमें देखने को मिलता है मौर्य काल में, वो हमें देखने को मिलता है प्रांतीय शासन। ठीक है। क्या देखने को मिलता है, प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन में क्या होता था, तो अलग अलग प्रांत हुआ करते थे, विविध प्रांत हुआ करते थे। ठीक है। जैसे आपका उज्जैन वगैरह के बारे में वर्णन मिलता है हमें, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन वगैरह के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है। तक्षशिला का वर्णन मिलता है। अलग अलग प्रकार के जो है प्रांत हुआ करते थे। यहाँ पर जो है गवर्नर की नियुक्ति की जाती थी। यहाँ पे क्या किया जाता था, गवर्नरों की नियुक्ति की जाती थी, गवर्नर की नियुक्ति की जाती थी, जो सामान्यतः राजसी होते थे। जो सामान्यतः कौन होते थे, राजा के पुत्र, सामान्यतः राजा के संबंधी होते थे, या राजपुत्र कह सकते हैं।
ठीक है। जो राजा है वो अपने बेटों को शासन करने के लिए, उनको एक्सपीरियंस देने के लिए प्रांतों में भेजता था। तो विविध प्रांत होते थे, उज्जैन, तक्षशिला, इसमें गवर्नर की नियुक्ति होती थी जो सामान्यतः राजपुत्र होते थे। यहाँ पे अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत कम कठोर शासन था। ठीक है, अपेक्षाकृत कम कठोर नियंत्रण। भाई केंद्र की तुलना में यहाँ पे थोड़ा नियंत्रण कम था। ठीक है, केंद्र की तुलना में यहाँ पे प्रत्यक्ष के बाद क्या लिखा है, प्रत्यक्ष नियंत्रण, प्रत्यक्ष नियंत्रण। ठीक है, प्रत्यक्ष नियंत्रण, प्रत्यक्ष नियंत्रण। प्रांतीय शासन में अलग अलग प्रांत हैं और इसमें थोड़ा कम जो है नियंत्रण देखने को मिल रहा है। ठीक है, तीसरा जो इसमें क्षेत्र हुआ करता था वो हुआ करता था सीमांत क्षेत्र। ठीक है, कैसा होता था, सीमांत क्षेत्र, जो बॉर्डर लाइन एरिया है। तो बॉर्डर लाइन एरिया पे क्या करते थे, नदी और सड़क, ठीक है, नदी सड़क पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे, कोशिश करते थे कि वहां की नदियों सड़कों पे नियंत्रण रखें, और यहाँ पे सेना वगैरह की भी उपस्थिति होती थी। ठीक है, कोशिश करते थे कि हमारी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित रहें, किसी तरीके का बाह्य आक्रमण ना हो। ठीक है, तो सीमांत क्षेत्र में क्या होता था, यहाँ पे हमें जो है सेना की उपस्थिति देखने को मिल रही है और नदी सड़क पर वो नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। इसी में आप चौथा पॉइंट नोट करिएगा, जो आपके जंगल के क्षेत्र होते थे, ठीक है, जो जंगल के क्षेत्र होते थे, जंगली क्षेत्र, वहां से जो है ये, ठीक है, वहां पे जो है क्या करते थे, यह संसाधनों की प्राप्ति करते थे। यहां से क्या करते थे, संसाधनों की प्राप्ति, जो वहां पे जंगल के वासी होते थे उनसे संसाधन प्राप्त करते थे। जैसे कि आपके हो गए, मान लीजिए लकड़ी हो गया, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हाथी हो गया, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए शहद हो गया, जैसे कि मान लीजिए मोम हो गया, ठीक, जैसे कि मान लीजिए अयस्क वगैरह और वगैरह हो गया। ठीक है, मतलब मान लो कोयला वगैरह है, तांबा वगैरह है ना, तो इस तरीके के ओर्स वगैरह ये प्राप्त करते थे। तो आपको याद रखना है, मौर्यकालीन जो शासन है वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के शासनों की भूमिका को दिखाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो लेवल ऑफ डिग्री है, यानी शासन की नियंत्रण की जो डिग्री है वो अलग अलग देखने को मिलती है। यहाँ पे ज्यादा नियंत्रण है, यहाँ पे थोड़ा कम है, उससे कम यहाँ पे है, और सबसे कम नियंत्रण हमें जंगली क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पे ज्यादा साम्राज्य अंदर घुसता नहीं था। ठीक है ना भाई, तो ये लेवल ऑफ डिग्री आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा नियंत्रण, उससे कम नियंत्रण, उससे कम नियंत्रण, और सबसे कम नियंत्रण यहाँ पे देखने को मिलता था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है साम्राज्य का शासन देखने को हमें मिलता है, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में दिया है। दूसरा वाला रिपीट कर दें, दूसरा वाला कौन सा है भाई, प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन में अलग अलग प्रांत होते थे, उज्जैन, तक्षशिला जैसे, यहाँ पे गवर्नरों की नियुक्ति होती थी जो सामान्यतः राजा के लड़के होते थे, ठीक है, राजपुत्र होते थे, और यहाँ पे अपेक्षाकृत कम कठोर नियंत्रण होता था। ठीक है, कंपैरेटिवली लेस कंट्रोल। ठीक, फिर थर्ड, सीमांत क्षेत्र, मतलब आपका सीमा के आसपास का क्षेत्र, वहां पे नदी सड़क पर ये कंट्रोल रखते थे, वहां पे सेना की उपस्थिति थी। ठीक है, हाँ जी, जंगली क्षेत्र में आदिवासी रहते थे, हजारों साल से रह ही रहे हैं। ठीक है, तो आदिवासी रहते थे, तो उन्होंने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया था, वो उनके काम में ज्यादा दखल नहीं करते थे, बस उनसे कुछ चीजें ले लेते थे कि भाई हाथी दे दो मुझे, लकड़ी दे दो मुझे, शहद दे दो मुझे, मोम दे दो मुझे, अयस्क दे दो, तो ये सब ले लेते थे। ठीक है, बाकी उनको उनके हाल पे छोड़ देते थे। ठीक है, तो आपका मध्य भारत हो गया, झारखंड का एरिया हो गया, तो जंगली क्षेत्र हो गए, वहां पे जो है बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं था। ठीक है, लास्ट वाला मैंने आपको बताया, जंगली क्षेत्र थे, यहाँ पे संसाधनों की प्राप्ति पे बल देते थे, जैसे आपका लकड़ी हो गया, हाथी हो गया, शहद हो गया, मोम हो गया, अयस्क हो गया। अयस्क तो समझते होंगे, ज्योग्राफी क्लास किया होगा, लौह अयस्क, कोयला अयस्क, ये सब। आदिवासी का मतलब होता है मूल निवासी, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है मूल निवासी। ठीक है भाई, चलिए, तो यहाँ तक जो है आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का डिटेल कल डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास एक ही चीज रह गया, अशोक का धम। ठीक है, तो अशोक का धम हम कर लेंगे, उसके बाद फिर जो है हमारा हो जाएगा, इस तरीके से जो है हम कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो क्लासेस हम आपके साथ करा रहे हैं ये आपको समझ में आ रही होंगी, ये जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपको बहुत खतरनाक लगते हैं आदिवासी, कुछ दिन गुजारिए आदिवासियों के साथ, अच्छे लगने लगेंगे। ठीक है, जिसको जो खतरनाक लगता है उसको उसके साथ कुछ दिन गुजारने चाहिए। ठीक है, अपने आप ही वो जो है पसंद आना शुरू हो जाते हैं।
ठीक है। अगर छिपकली के साथ डर लगता है तो 1 हफ्ते छिपकली के साथ गुजारिए। ठीक है। अगर शेर से डर लगता है तो 1 हफ्ते शेर के साथ गुजारिए। अगर वो आपको खाए नहीं तो आपको लगेगा कितना बढ़िया आदमी था ये। समझ रहे हैं? ठीक है ना भाई? तो इस तरह की चीजें जो है करके देखनी चाहिए। ठीक। तो ये जो है हमने आपके साथ किया। अब कुछ और डिटेल्स कल को डिस्कस करेंगे। ठीक। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, बाकी चीज़ें कल को करेंगे। इसका पीडीएफ वगैरह भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। चलिए। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच भाई। ठीक। ये लोग कहाँ से आए, यही मैसेज आप शुरू से कर रहे हैं नहीं? हाँ जी बबीता जी, ठीक है। चलिए, तो बाकी डिटेल जो है। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से ये लोग आए थे, कौन से वाले लोग भाई, ये तो मुझे बताइए, कौन से लोग कहाँ से आए थे? ठीक है, किसके बारे में आप पूछ रही हैं बबीता जी, ये लोग कहाँ से आए थे, कौन से वाले लोग? ठीक है। ओके, चलिए ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आपके देख लेंगे, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ठीक है, हैव अ गुड डे। थैंक यू। चलिए, मिलते हैं कल। ठीक है।